आज होने क्या वाला है। तो अ, भरत आहूजा सर विल जॉइन अस वेरी शॉर्टली। वो जॉइन करेंगे। हम जो बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अपने फॉर्म्स में डाले थे, उसके बेसिस पे हमने एक रोड मैप तैयार कर रखा है इस पूरे कन्वर्सेशन का। उसको फॉलो करते हुए हम उनके बारे में जानेंगे, इस फील्ड के बारे में जानेंगे, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा रोड मैप है। हम ये सब जानेंगे धीरे धीरे। इसके साथ साथ जो हमने लास्ट का मेजर पोर्शन रखा है, टू ट्राई समथिंग न्यू, हमने सोचा है कि उसमें पर्टिकुलरली जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग हो, मेंबर्स है जो, उनके हम क्वेश्चंस इसमें उठा करके डालेंगे, ताकि पर्सनल जो डाउट्स है लोगों के, वो रिजॉल्व हो सके। अब ऐसा नहीं है, जैसे टीचर्स हमेशा हमें बचपन से बोलते आ रहे हैं कि कोई भी डाउट बड़ा छोटा नहीं होता है। इट्स अगेन द सेम केस। मेरे खुद के भी डाउट है, कंसिडरिंग मैं थर्ड ईयर में हूँ, बट इट्स नॉट लाइक सीनियर्स कैंट हैव डाउट्स। अब फर्स्ट ईयर के बच्चे पूछ सकते हैं डाउट्स, छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। डू यू गाइस एग्री? जो लोग एग्री करते हैं एक बार हैंड्स रेज कर दो प्लीज, जल्दी से। परफेक्ट गाइस। अब सब, जब ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ऑब्वियसली हमें एक डेकोरम मेंटेन करना है। उसके अलावा हमें साथ में क्या करना है ना, हम अलोंग द लाइन जो भी हमारे डाउट्स होंगे उसको नोट करते जाएंगे। जो भी हमें क्यूरियस पॉइंट्स लगेंगे कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकता हूँ, ये रिसोर्स कहाँ से उठा सकते हैं, इस चीज को कैसे लाइफ में टैकल कर सकते हैं हम, इन सबको भी साथ में नोट करते जाएंगे। एंड जब लास्ट का जब पोर्शन आएगा तो आप सब अपने डाउट्स बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, हम आपसे पूछेंगे, आपके प्लस डाउट्स आ भी रखे तो मैक्सिमम कवर हो जाना चाहिए। तो उस तरह से हम उस पूरे को टैकल कर लेंगे। सो अपने कान खोल के रखना, अपना दिमाग खोल के रखना, दिस कैन चेंज योर लाइफ। मैं भी इसी मकसद से यहाँ पे आया हूँ कि मैं सुनूंगा उनको, और जानना चाहूंगा कि कैसे चीजें करते हैं। एज ऑब्वियसली यू गाइस नो कि अभी टैरिफ का भी वॉर चल रहा है, एआई का भी चल रहा है, समझ नहीं आता क्या करना है इंसान को, बहुत कंफ्यूजिंग है अभी मार्केट। सो आई थिंक हम सबकी हेल्प होगी इससे। एक बार सब अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी बोल दो, अपने ग्रुप्स में डाल दो कि सब यहाँ पे आ जाओ जल्दी जल्दी से। हम उनको भी थोड़ा सा बता देंगे हम पे क्या करने वाले हैं। वी डोंट वांट एनीवन टू लूज ऑन इट। जब तक अगर किसी को कुछ पूछना है, थोड़ा बहुत भी कोई शंका आ रही हो मन में तुम्हारे, तो तुम बोल सकते हो, मैसेज में भी डाल सकते हो। सर यहाँ पे किस किस को डाउट है कि हमें पहले डीएसए करना चाहिए या पहले डेवलपमेंट करना चाहिए? जिस जिसको भी ये डाउट है प्लीज हैंड रेस कर दो अपने। ऑनेस्टली ये डाउट जो है वो सभी को होता है कि हमें डीएसए करनी चाहिए कि डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly। ये सारे जितने भी आपके ये सारे डाउट्स हैं, छोटे मोटे या बड़े डाउट्स, सब क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन में। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल बी स्टार्टिंग सून। अच्छा, आप लोग, जैसे पर्सनल क्यूरोसिटी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग कौन सी फील्ड कंसिडर कर रहे हो अभी करने के लिए, कि हाँ मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे काम करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार मैसेज उसका डाल दो कि आप कौन सी फील्ड में जाने का ट्राई कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो हम अपने जो हमारा जो सेशन है उसको थोड़ा उस तरफ टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्टीयर करेंगे उस तरफ। एमएल एंड एआई, या वेरी पॉपुलर। डेटा साइंस, नाइस गाइस। डीप लर्निंग, एआई फॉर इंडस्ट्री। सी सेजल, जैसा तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट में है, बट लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है, तो सी, जो हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। अब सबके मन में डर है कि एआई आ गया है, वो वेब डेवलपमेंट का जो भी स्कोप है, जो भी मार्केट है, सब खा जाएगा। द थिंग इज, एआई क्या करता है ना, वो चीज़ों को बहुत फास्ट कर देता है, बहुत स्केल अप कर देता है। अब एज अ वेब डेवलपर जो काम तुम 1 घंटे में कर सकते थे या 1 हफ्ते में कर सकते थे, अब तुम एआई के यूज के थ्रू उसको 1 घंटे में कर सकते हो। बट इससे डिफरेंट क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा जॉब पर? अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो
मीडियोकर ग्रेड के जो डेवलपर्स थे, जो मीडियम ग्रेड के डेवलपर्स थे, जिनको मिलता था कि ये बनाना है और वो ये बना करके दे देते थे, हाँ, उनकी जॉब पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस मार्केट में। बट ऑन द अदर हैंड जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो इसमें काफ़ी पैशनेट है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ों पे काम करते हैं, अ, यानी कि एआई कांट रिप्लेस ह्यूमंस। तुम अभी भी एआई से कुछ लिखवाओगे, वो लिख देगा, लेकिन वो जो लिखेगा ना, वो एक काफ़ी मीडियोकर टेक्स्ट होगा इंस्टेड ऑफ कि एक क्रिएटिव टेक्स्ट। समझे आप? अगर आप उस फील्ड में अच्छे हो, आपको लगता है कि आप कुछ नया कर सकते हो, नया का मतलब ये है कि कुछ क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव हो तो बहुत फील्ड है, बहुत स्कोप है अभी उसमें, अभी हायरिंग चलती है, स्कोप बहुत ज्यादा है उसमें। सो डोंट बी डिमोटिवेटेड अबाउट दैट। जगत, मुझे डाउट है करंट स्ट्रीम ऑफ थिंग्स में स्केल। हाय एवरीवन, आई एम खुशबू राय, द चेयर ऑफ ACMW एंड हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सर। 7:05 तक ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सॉरी जगत, शायद मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, बट जितना मुझे लग रहा है कि आप यही पूछ रहे हो कि स्किल्स हमें क्रिएटिव चीज़ों के लिए करनी चाहिए या फिर प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव साथ करनी चाहिए। पर्सनली मैं खुद भी सीख रहा हूँ, बट मेरा जो अभी तक जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मुझे इतना लगता है कि हमें दोनों चीज़ों को टच करना चाहिए। ऑब्वियसली बेरोजगार रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो हाँ, डीएसए में टच करना पड़ेगा, बट डीएसए डैसेस कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है हमारी लाइफ में कि सपोज ये स्ट्रक्चर आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डीएसए वो करता है। अब अ, जो स्किल्स होती है, जो डेवलपमेंट स्किल्स होती है, बैकएंड स्किल्स, तुम्हारी जो भी स्किल्स है, वो क्या करती है, वो फ्यूल करती है तुम्हारी क्रिएटिविटी को। तो दोनों एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है तुम्हारे करियर के। सो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते है तो मैं कहूँगा डीएसए पे फोकस करो, थोड़ा रट लो। अगर तुम्हारे पास टाइम है कि हाँ तुम आराम से कर सकते हो, तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हाँ स्किल्स पे पहले फोकस करो, साथ में डीएसए करो, धीरे 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 धीरे। अनन्या हाँ, वो अनन्या, सबका जो पर्सपेक्टिव होता है काफी पर्सनल होता है वैसे तो, बट मेजर ऑप्शंस यही होते हैं कि सारे लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, सब लोग करते हैं, बट डिपेंड करता है तुम्हारा टेस्ट क्या है। डिपेंड करता है कि तुम्हें करना क्या है। अब एमएल भी काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, अगर तुम्हें एमएल में काम करने का मन है तो मतलब थोड़ा टच करके देखो उसको, अगर तुम थोड़ा सा टच करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो इसमें। मैंने भी एक बुक उठाई, उसमें मैंने 30-40 पेज पढ़े, शिवम, मुझे लगा कि हाँ इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ। आई गेस सर आ गए हैं, सो ओके लेट्स ओके बिगिन। ओके। ऑलराइट, यस। So, welcome everyone to the very first episode of Fangam Weekend series. This is your host Khushbu Rai, chairperson of ACMW. And today we are starting a journey that's all about busting myths, answering your real doubts, and bringing you the inside stories from the people who have been on both sides of the table, candidates as well as added interviewer. So हम हर वीकेंड एक ऐसा एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम हायरिंग प्रोसेसेस ऑफ टॉप कंपनीज लाइक फैंग एंड माइक्रोसॉफ्ट along with the insights on growth mindset and real success journeys सुनेंगे। So आज के एपिसोड का एजेंडा बहुत सिंपल है, टू नो द इंटरव्यूअर माइंडसेट। जब आप इंटरव्यूज देते हो तो दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन होती है, इंटरव्यूअर क्या सोच रहे हैं, मेरे आंसर्स कैसे जज होते हैं और मैं कैसे स्टैंड आउट कर सकती हूँ। So आज के बाद इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे स्ट्रेट फ्रॉम समवन जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज भी लेते हैं। So, who is with us today? None other than Bharat Ahuja, sir, Principal Software Engineer at Microsoft with 12 years of experience there. So, he started his journey with a BTech from IIT Patna, then interned at Microsoft, worked in Hyderabad, and later spent 3 years of Microsoft Redmond, Seattle. Now he's back at Microsoft Hyderabad, leading a very impactful projects and also actively contributing to the hiring process by taking interviews. So basically, he's the person we all want guidance from because he knows both sides of the table, candidate as well as an interviewer. So, sir, welcome to the podcast. How are you feeling today? Am I audible? Your mic is off. Oh, sorry. Thank you, first of all. Thank you for inviting me. Definitely very excited. I feel very energized to talk to students and understand what they are facing, what kind of issues they are facing. So, I'm very excited and hoping that I'll be able to help you with a lot of doubts. So let's start from your journey from IIT Patna to Microsoft. What inspired you to aim for Microsoft, and how did your interest in coding begin? A lot of money.
right. So when I started my journey, I think it was not a dream that I'll go to Microsoft. It was just that I'll get some job. उसके बाद क्या हुआ कि and my college was also like a अभी just started. So companies इतने like नहीं आते थे. Microsoft was the only company like in FANG में या जो someone who basically gives a higher package. तो उसमें उस टाइम पे हमारे इंटर्न भैया थे हु बेसिकली गॉट प्लेस्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट. उसके पहले तो हमने सुना भी नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से आएगी या लेके जाएगी एंड ऑल. So he basically once, मतलब he was the only one who got placed in the intern. So एक होता है ना कॉलेज में हाइप कि ये भैया हैं, he is pro and all. So वो हमारे लिए pro हो गए. So we started talking to him, understanding कि what do they ask, how whether it's easy or tough and all. So he basically provided me some sort of guidance. I think at that time I was in my first year. So मतलब it gave me a good platform to understand and start preparation from first year itself. So by the end of the third year, luckily उस टाइम पे Microsoft आया, they asked some questions और वो हो गया. So this is how the journey started. उसके पहले सोचा नहीं था. It's just that भैया actually got me inspired to sort of think about Microsoft and others. Otherwise, I used to think that in any company, no matter, it was not that I was very interested in coding and all. It just था कि कोई नौकरी मिल जाए, पैसे आने लगे. So yeah, first inspiration was always the money. Right, right. So how was your internship experience back then? मतलब आपकी internship start कैसे हुई? आपने apply कैसे किया? Preparation So कैसे की उसकी? internship तो ऐसा है कि Microsoft आई थी कॉलेज में, so it was kind of on campus, right? So at that time Microsoft used to take 2 interviews for internship. तो उन्होंने ऐसे किया था कि एक राउंड टेबल पे बिठा दिया एंड हमारे बैच में 40-50 स्टूडेंट्स होते थे. तो 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए, उन्होंने बोर्ड पे 2 सवाल लिख दिए. एंड हमारे टाइम पे तो दे डिडंट इवन यूज्ड टू आस्क टू राइट लाइक मतलब नोट पैड एंड ऑल पे पेपर पे लिखना होता था. तो यूज्ड टू गेट दिस वाइट पेपर, उस पे वी हैव टू राइट. तो दिस इससे स्टार्ट हुआ. ऐसा था कि दे वर सेइंग कि माइक्रोसॉफ्ट 4 लोगों को लेके जाएगी. तो उन्होंने नाम अनाउंस किए. तो पहला नाम मेरा नहीं था, दूसरा नाम मेरा नहीं था, तीसरा नाम मेरा नहीं था, चौथा नाम मेरे बेस्ट फ्रेंड का था. तो मतलब अगर दोस्त का हो जाए तो ज्यादा बुरा लगता है आपने. इसने तो वही सीन हुआ कि मतलब जब चौथा नाम लिया तो ज्यादा बुरा लगा कि दोस्त का हो गया था. अब तो हो नहीं सकता 4 लोगों का. बट लकी दे सेड कि दे केम फॉर 4 people बट दे फाउंड 5 people. So now they're gonna take 5. So पांचवा नाम मेरा था. So that's like how the life turned. So इससे मिल गया. Went to Microsoft. पहले तो थिंग was कि like corporate experience is completely different than what you do in college, right? तो मतलब meeting lot of people, they talking about lot of technical mumbo jumbo. हम तो college assignments. So I used to feel very dumb, to be honest, very dumb. बहुत सारी meetings attend करते थे and all like people talking about their problems, what they are doing and all. और ये फीलिंग आता था कि यार मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो गधा हूँ एंड ऑल. तो इनिशियली डेज लाइक अ मंथ और 2, जो 2 महीने की रहते उसमें 1 मंथ तो ऐसे ही निकल गया कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता करके. बट द थिंग वाज जो मेरे मेंटर थे, ही वाज सॉर्ट ऑफ लाइक आई थिंक ही वाज फ्रॉम राजस्थान. तो मैं उनको जाके बोला मैं देखो सर एक बात बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप बता दोगे तो मैं कर लूंगा. तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर लेगा तो फिर मैं बता दूंगा. तो यही था कि स्टार्टेड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो 11-11 बजे तक बैठे रहते थे, मतलब बैठे नहीं कुछ करते थे. तो नेक्स्ट डे ये पूरा एजेंडा पता रहता था कि नेक्स्ट डे मुझे जाके क्या सवाल पूछने. राइट. तो ऐसा ना हो कि मतलब मैं जैसे क्वेश्चन पूछने के भी 2 तरीके होते हैं. अभी भी मैं जैसे गाइड करता हूँ मतलब स्टूडेंट्स को, तो उनको बोलता हूँ कि कुछ लोग आते हैं जैसे कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है. देन सेकंड पीपल आर लाइक मुझे इसमें ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है, चलो वेरी पर्टिकुलर अबाउट. मैसेज भेजा सो द उसको आस्किंग द और राइट सबमिट क्वेश्चंस डालते इज हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टेल्स अ लॉट अबाउट यू. बहुत चलिए सारे लोग डन. जस्ट बोल देते मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या मतलब कैसे हेल्प करूंगा, समझ में नहीं आ रहा. तो वही था कि वैन मतलब जब मैं उनसे बात करता था एग्जैक्टली नहीं हो कि क्या पूछना है. सो दैट उनकी हदीस काफी सेव हो जाती थी. और उनको ऑलवेज एट अ गुड इंप्रेशन कि भाई ये एटलीस्ट मेहनत करके आ रहा है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन. तो ऐसे 1 महीने बहुत मेहनत की. कुछ होता तो था नहीं क्योंकि सब कुछ नया था इंडस्ट्री में. व्हाट दे डू लाइक अनदर सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू. जैसे हमारे स्ट्रिंग का फंक्शन होता है strlen, राइट? तो उसके Yes. करस्पॉन्डिंग MSDN प्रोवाइड्स लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशंस strlen_s और इस टाइप के. तो वो बेसिकली फंक्शन के विंडोज पे होते हैं, मतलब वो एंड्रॉइड पे नहीं होते. तो हम लोग एंड्रॉइड पे कर रहे थे. तो अब मुझे क्या पता कि एसटीआर ये भी होता है कि
डिफरेंट कंपाइलर्स के डिफरेंट सपोर्ट होते हैं और राइट। तो ये सिंपल सी चीज को डिबग करने में एक मतलब 15-20 दिन लग गए टू फिगर इट आउट कि अच्छा ये प्रॉब्लम है एंड ऑल। तो वहां पे सीखा कि इंडस्ट्री इज लॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल। कॉलेज का बबल तो बहुत छोटा सा होता है। तो हाँ, ओवरऑल इंटर्नशिप तो अच्छी रही, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा डर भी रहता था। फिर पीपीओ की बारी आई। तो वहाँ पे प्रिपरेशन भी चालू करके रखी थी। मतलब मेरा ऐसा रहता था कि मैं ऑफिस से आया फिर 1-2 घंटे डेफिनेटली देता था और मैं प्रिपरेशन की डीएस से पूछेंगे एंड ऑल। और हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा सीएस फंडामेंटल्स पूछते थे। दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन कंपाइलर, दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल। तो वो पढ़ाई करना ऐसे करके हुआ। 2 महीने निकल गए। देन दे आस्क फॉर थ्री राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। तो वहां पे भी इंटरव्यूज दिए, हो गया। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस यही था कि थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी बिकॉज कॉलेज वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर से लेके द थिंग्स वी लर्न वाज बिग लॉट। बट थोड़ा अलग था। बट देन अगेन कॉलेज में कोर्सेज भी बहुत अच्छे से कर रखे थे। लाइक अब अगर आप जाके देखोगे आज के दिन तो बहुत ज्यादा मोर देन योर डीएसए स्किल्स, आपकी फंडामेंटल स्किल्स बहुत काम में आती है। जैसे हम सारा दिन मल्टी थ्रेडिंग कोड में काम करते हैं, तो थ्रेडिंग हो गया, मेमोरी से रिलेटेड स्टफ हो गया, तो बहुत अच्छे से किए हुए थे। तो आराम से पिक भी कर पा रहे थे पीपल आर टॉकिंग अबाउट, राइट, इवन फॉर द कंपाइलर्स पार्ट। एंड तो ये वाली नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा यूज होती है। एंड सिंस मैंने कॉलेज में वो कोर्स वर्क काफी अच्छे से किया था, मेहनत लगी बट वो हो जाता था। मतलब आफ्टर 2 मंथ्स यू कैन से कि मुझे लगा कि हाँ, आई हैव डेफिनेटली अचीव्ड समथिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग जब स्टार्ट कर रहे थे, तो उससे बेटर ही किया। तो यार दिस इज हाउ आई गॉट इनटू। फिर पीपीओ हुआ, पीपीओ भी हो गया क्लियर। तो ये हो गया कि चलो ठीक है अब मस्ती करेंगे। तो यार दैट्स हाउ माइक्रोसॉफ्ट जर्नी स्टार्ट हुई। Okay. So what did you learn that shaped your career? Matlab from Hyderabad to Seattle and back to Hyderabad. So how different was the exposure in the US as compared to India? तो यार डेफिनेटली ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मेरे भारतीय भाई बहन मुझे गुस्सा करेंगे, बट द डिफरेंस वाज अबाउट द काइंड ऑफ पैशन। मतलब जब मैं इनफैक्ट आई वुड से माय ट्रांजिशन, इफ यू सी, मतलब आई मीन आई गॉट प्रिंसिपल इन 8.5 years एंड द बिगेस्ट रीजन वाज द माइंडसेट चेंज हैपेंड इन यूएस। उसके पहले आई वाज आल्सो वेरी, यू कैन से डिसेंट या बिलो एवरेज, एवरेज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मतलब ये रहता था कि आई विल गेट दिस थिंग डन एंड आई एम डन। US may have seen people were really excited about the work they are doing. Ultimately, they used to think about learning. What is the learning out of it? तो मतलब मेरा एक जो मतलब क्यूबिकल शेयर करते थे उसमें एक एडम करके बंदा था। तो हम उस समय 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। तो मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट बिफोर इवन ही स्टार्टेड कोडिंग, वो एक बुक लेके आया था, वो बुक से पढ़ रहा था। और जब उसको पूरा क्लैरिटी आ गई कि हाँ दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग, राइट। तो मतलब दिस वाज अ माइंडसेट दैट मतलब एंड आई वाज आस्किंग व्हाई आर यू बेसिकली इतना क्यों, मतलब सीधा यू नो दिस थिंग नीड्स टू बी डन, गो ओवर द स्टैक ओवरफ्लो अबाउट इट, टेक द कोड स्निप एंड पुट इट, राइट। बट देन ही वाज लाइक कि इससे आई कैन, मतलब कंपनी की करेंसी तो सॉल्व हो जाएगी, राइट, बट लाइक मुझे क्या मिला आउट ऑफ इट? आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, राइट। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, लाइक पीपल काम से ज्यादा अपनी लर्निंग पे भी देखते थे बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग टाइम। तो कोई शॉर्टकट नहीं लेना, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे क्या होता था कि हम सोचते थे हमारा काम हो जाए, नेक्स्ट वर्क आइटम, फिर देन काम हो जाए तो नेक्स्ट वर्क आइटम। वहाँ रहता था एवरी वर्क आइटम का दे यूज्ड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल कि इससे मैंने क्या सीखा। ठीक है, कंपनी का तो काम हो गया, बट व्हाट मुझे क्या मिला। तो वो जाके वहां सीखा। एक चीज वो बहुत ही सही थी। फिर दूसरा था कि एक्सपोजर वाज गुड बिकॉज जो भी बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैं C++ कम्युनिटी में भी काम किया हूँ। तो वहां पे हर सटर करके माइक्रोसॉफ्ट में पहले हुआ करते थे, ही वाज द कंट्रीब्यूटर इन स्टैंडर्ड कम्युनिटी। बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग रहते, तो उनसे जाके मिलना, राइट, वो एक मतलब जैसे बोलते हैं ना सारे बड़े बड़े लोग वहां पे हैं, तो एक उनसे मिलना, उनसे बात करना, थोड़ा उनसे सीखना, वो एक्सपोजर भी ज्यादा था बिकॉज काफी उस टाइप के लोग वहां पे थे। तो वो भी एक चीज अच्छी थी जिससे थोड़ा सीखा। फिर तीसरा था कि क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग वहां पे थे, तो ये डर नहीं था कि अगर स्टक कर गए तो क्या होगा, यू नो कि समवन इज देयर हु कैन हेल्प यू। तो उस चक्कर में खुद से ही एफर्ट डबल मारते थे कि भाई ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उससे अननोन चीजें फिगर इट आउट करना, कहीं डर लग रहा है तो उसको सॉल्व करना खुद से होने लगा। तो इट बिकम लाइक कि ठीक है अब कोई भी अननोन प्रॉब्लम दे दो तो हम, ये माइंडसेट हो गया था कोड ही तो है, डिबग कर लेंगे, देख लेंगे, फिगर इट आउट कर लेंगे, इट्स जस्ट अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम। तो एक बार ऐसा था, मैं गिव यू एग्जांपल, मतलब मुझे ऐसे बोला जाता था कि ये तो बग सॉल्वर है,
इसको कोई भी कहीं की भी कोई भी बग उठा के दे दो जो किसी सवाल नहीं होती थी, वो मुझे दे देते थे और मुझे दे देते अब तुम अपने टाइम से कर लेना। तो ऐसा होता था कई बार 15 दिन के बाद, किसी कई बार 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मैं आऊंगा, बोलूंगा हाँ हाँ वो तो होगी। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज ऑल आई थॉट वाज कि बहुत सारे लोग हैं जो बता देंगे अगर मेरे से नहीं होगा। तो माइंड सेट वॉज समथिंग चेंज, कोई नहीं This बताएगा। means you are focusing on you don't hesitate जब आपको कुछ भी डाउट होता था आप लर्निंग कर्व पे फोकस करते थे and the exposure which you got in the Seattle. Alright. या मतलब बेसिकली ये था कि क्या हो, उसको बोलते हैं ना बेशरम बन जाओ, मतलब क्या होगा Yes. बस। तो मतलब शुरू से ही मुझे ऐसा रहा है कि आई डोंट माइंड कि अगर कोई क्या सोच रहा है। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था एंड आई लाइक, मेरे एक प्रोफेसर थे शैलेश वाया करके, वो बहुत ज्यादा डांटते थे अगर कोई अंग्रेजी में मतलब हिंदी में सवाल पूछे, और वो बताते नहीं थे। फिर भी हर क्लास में एक बार उठ के मैं हिंदी में पूछ ही लेता था, इंग्लिश तो उतनी अच्छी आती नहीं थी। तो Okay. इसलिए लाइक यू शुड नॉट बी हेसिडेंट नहीं होना है, बट लाइक यू ऑल्सो नीड टू थिंक कि सामने वाले का टाइम आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? बिकॉज इफ आई गो एंड टेल देम मुझे ये नहीं आ रहा, तो दो बार क्या तीसरी बार वो रिप्लाई नहीं करेगा या नहीं बताएगा। बट इफ यू आस्क देम अ वेरी डायरेक्टेड क्वेश्चन दैट आई डिड दिस, इसमें आई एम थिंकिंग दिस, डू यू थिंक, जस्ट टेल मी वेदर आई एम इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सो दे सी योर एफर्ट, द पीपल हेल्प यू। So it was always like don't be hesitant, but also make sure that you have done your enough, कि ऐसा ना हो Yes. कि someone question कि भाई तुमने कुछ थोड़ा और देख लेते तो पता खुद से ही पहले पता खुद से ट्राई करना है 4 to 5 times then चले। पूछना. Alright. So एक myth है कि only toppers or 9+ CGPA students crack Microsoft, but sometimes students with low CGPA struggle in college, but later shine in companies when they get real world exposure. Do you also believe that skills and hard work can matter more than grades? या फिर book nerd stereotypes कुछ होते हैं? Many think people who study 12/7 get into big tech. But reality is some student may not perform academically in college but bloom later. Why do you think that happens? ऐसा क्या उन्हें hit back करता है कि वो फॉलो कर रहे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, जो स्टैंड आउट कर पा रहे हैं? तो मैं तो ऐसे कहता हूँ, देखो कभी ना कभी मेहनत तो करनी है, आज करो या बाद में करो, राइट? जितना जल्दी मेहनत करोगे उतना इजी रहता है। जैसे अभी इफ यू आस्क मी, मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मैं लाइब्रेरी से एक ही सब्जेक्ट की 10-10 किताबें चेकआउट करके लेके आता था, ठीक है, कि ये भी पढ़ेंगे फिर ये भी पढ़ेंगे। अभी तो एक किताब खत्म करने ही बहुत टाइम लगता है। तो तब मेहनत तो आपको करनी है, जो पहले करेगा उसको पहले मिलेगा। बट ये नहीं है कि मतलब पहला सेटबैक, अगर जिसकी पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लग रही है तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कभी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट आई वुड से 90% पीपल आर लाइक दैट, जो पहले मतलब जिनकी ये दूसरी तीसरी या चौथी कंपनी, ओनली 10% पीपल आर देयर जो पहली बार में आए। So the most important thing you need to understand is कि it's not like अगर आप पहली बार में नहीं हो रहा है तो उसके बाद ऐसा है कि Microsoft doors are closed और Google doors are closed। आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 साल का, then these people will contact you। फिर आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी, जो इंटरव्यू होना है जिसमें व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे लास्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना। वो आज करो, आप कल करो, परसों करो, द मोर टाइम। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन लेट्स से बहुत टाइम निकल गया तो यू ऑल्सो सेल्फ डाउट कि पता नहीं मैं वर्थ में हूँ या नहीं हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास, यू वोंट बिलीव, सारे लोग भी आते हैं एंड दिल से कि अरे मुझे करना है बट मेरा मन नहीं हो रहा है या मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने पहले नहीं किया। तो फॉर देम स्टार्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट, बट वो एक मेहनत तो आपको एक बार करनी है। तो जिसने पहले कर ली तो उसको पहले चांस मिलेगा। आप 10 साल बाद भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो लॉट ऑफ पीपल से, अभी एक बंदे ने ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट, ही हैज 17 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई थिंक वो किसी सर्विस की बेस्ड कंपनी में 12-13 साल थे, फिर किसी प्रोडक्ट में गए, फिर अभी जाके फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में है। तो उनकी अपनी अलग जर्नी है। सो उनको भी मेहनत करनी पड़ी, वो जो पैटर्न्स हैं, जो भी इंटरव्यूज की गाइडलाइंस हैं जो करनी है, वो एक बार तो करनी पड़ेगी। ओके, सो अभी बहुत ही फेमस टॉपिक चल रहा है कि डीएसए करें या डेव करें। पूछा क्या जाता है, मतलब ऐसे बड़ी कंपनीज क्यों डीएसए पे से फोकस करती है जबकि रियल लाइफ में डेवलपमेंट यूज होती है कंपनीज के अंदर? सो व्हाई दिस इज सो? क्यों डीएसए पे इतना फोकस किया जा रहा है? इसका एक तो रीजन ऐसे हो सकता है ना, किसी इसको भी दूसरे तरीके से ऐसे देखें कि क्या बोलते हैं कि अगर डेव में करें तो डेव में तो चीजें पैटर्न्स, आई मीन आज कुछ टेक चल रहा है, कल कोई और टेक चलेगा, परसों कोई और चलेगा, राइट? कुछ टाइम पहले फ्लटर चल रहा था, कि फ्लटर इज द फ्यूचर, देन इट केम रिएक्ट, अभी कुछ और आएगा। एआई में भी जैसे पहले एलएलएम्स की बात हो रही थी, अब एसएलएम्स की बात हो रही है। सो दिस ट्रेंड विल चेंज, राइट? तो अब फिर तो यही होगा ना कि कौन क्या पूछे, या राइट, एंड देन पीपल विल कंप्लेन अबाउट दैट एज वेल कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं,
अब मैं तो ये भी सीख सकता हूँ ना, अगर मुझे काम में टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा, राइट? जैसे आज के दिन सपोज कर ले कि मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, राइट? बट Yes. अब मैं iOS पे भी कभी कभी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं तो मैं उस पर भी काम करता हूँ। तो फिर वही कंप्लेन लोगों को डीएसए की जगह वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं कि अब तुम ये क्यों पूछ रहे हो, ये तो पुराना हो गया, ये पूछना चाहिए, ये नया हो गया। तो आई थिंक जो भी उन्होंने पैटर्न सेट किए हैं, इट्स इट्स नॉट दैट बैड। मतलब इफ यू सी एक इंटरव्यू, तो मतलब स्पेशली फ्रेशर्स को अगर थोड़ा सा पीछे रखें, बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीजें वी कवर। हम सीएस फंडामेंटल्स पे बात करते हैं, हम मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपसे पूछते आपकी क्लासेस, आपके डिजाइन पैटर्न्स, ये भी पूछते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट डीएसए बिट, बट मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। Yeah. अब मैं ये कहता हूँ कि इसी फॉर अ स्टूडेंट, अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट की बात करूँ तो उसको 4 साल मिलते हैं, ठीक है? वो अगर 1 साल भी डीएसए में मेहनत कर ले तो उसके बाद 3 साल डेवलपमेंट के लिए बचते हैं। तो यू जस्ट पिक अ वन स्किल। अब उतना आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, बट दैट विल बेसिकली सॉलिडिफाई योर रिज्यूमे, राइट? और आपको फिर दूसरी चीज ये कि जब आप इस टाइप की स्किल्स या डेवलपमेंट नहीं सीखते हो, तो फिर आप जब इंडस्ट्री में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तब आप वहां स्ट्रगल करते हो, क्योंकि वहां पे डीएसए तो यूज नहीं हो रहा है। Yes. तो वहां पे तो आपके इसी टाइप की चीजें आएंगी, तो फिर आप वहां पे प्रॉब्लम होती है आपको। तो आई थिंक यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों एस्पेक्ट कवर हो, एंड विद इन द टाइम 4 साल है, तो अगर आप बिगनिंग से भी स्टार्ट करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर से भी चालू कर दोगे, तो यू गेट प्लेंटी ऑफ द टाइम कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो हैव अ 50-50 थिंग, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। सर, जैसे अगर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो गए या थर्ड ईयर के स्टूडेंट, इंटर्नशिप अभी सीजन पीक पे है, इवन कंपनीज आने लगी हैं कॉलेजेस के अंदर, तो बहुत लोगों को रियलाइजेशन बाद में होती है कि यार हमने शायद 3 इयर्स डीएसए नहीं किए। तो क्या वो पॉसिबल है 2 मंथ्स के अंदर डीएसए करना? एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के लिए। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब तो जब समय कम बचे तो एक ही गोल्डन एडवाइस है कि गो, जो भी रिसेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आए हैं वही कर लो, और वही आएंगे। तो रीजन इसका ऐसा है, देखिए सी क्या होता है, जैसे व्हेन वी विजिट टू कॉलेजेस एंड ऑल, तो हम ही लोग ही जाते हैं। अब हम लोग अपने सारा टाइम ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हम नए सवाल बना रहे हैं। यस। तो हम सबके 10-12 सवाल होते हैं, 20 सवाल होंगे। अब ये हमारी लेजीनेस भी नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है दैट जब हम नॉन सवाल पूछते हैं तो हमको ये पता रहता है कि स्टूडेंट कहाँ पे फंसेगा, जो कैंडिडेट आया वो कहाँ पे फंसेगा, कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? आई नीड टू हैव दैट डेटा एज वेल टू से कि भाई ये रियली वर्थ था सवाल पूछना। एक सवाल मैं आपको सीपी का भी उठा के दे सकता हूँ, और आप नहीं करो तो आपको रिजेक्ट कर सकता हूँ, बट डू आई हैव दैट डेटा कि ये सीपी का सवाल 8 लोग कर पा रहे हैं 20 में से, तो 8 आर वर्थ, राइट? और अगर एक भी नहीं कर पा रहे, तो दैट डेटा सेट इटसेल्फ कि भाई लोग ये सवाल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वो कैसे डेवलप होता है। हम सेम सवाल जब पूछेंगे 20 कैंडिडेट से, हम वहाँ रिस्पॉन्स देखेंगे कैसे लोग बता पा रहे हैं, एंड यू इंटरव्यूअर ऑल्सो गेट्स द आइडिया कि अच्छा दिस इज द रीजनेबल, लॉट ऑफ पीपल सॉल्व इट, दोस हु सॉल्व इट आर वर्थ, दोस नॉट सॉल्विंग इट नीड मोर प्रिपरेशन एंड ऑल, राइट? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है कि सबके सेम सवाल होते हैं, 10-15-20 सवाल होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले कंपनी रिसर्च करो कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनके सवालों का कैटेगरी गूगल के सवालों से अलग होगा। तो उनके लिए तो आपको कुछ जाके नहीं करना है। लास्ट अगर सपोज कर लीजिए मेरा टारगेट होता अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, मैं करता कि 100 सवाल जो अमेजॉन में 2 दिन सर्च करता रिसेंट अमेजॉन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वहां से 100 सवाल निकालता, रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वहां से 100 सवाल निकालता, 200 सवाल निकाल लेता। और अब मैं इतनी फाइट भी नहीं करता कि मुझे उनको खुद से सॉल्व करना है, राइट। नहीं, मुझे उनको खुद से कोड करना है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। मैं वहां से जाके जो आइडिया है वो पढ़ लूंगा, समझ लूंगा और उसको जाके कोड कर दूंगा, ठीक है? तो 90% चांसेस हैं, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है फिर भी आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि सवाल तो वही आने वाला है। राइट। बस वहां क्या होगा, आप कोड भूल जाओगे, आइडिया तो वही रहे, बीएफएस का आइडिया तो वही रहने वाला है ना। यस। तो अब ठीक है, अगर तो गुड थिंग इसी खुद से कर पा रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर टाइम नहीं है तो क्यों फाइट करना एक सवाल के साथ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। मतलब लास्ट टाइम जब टाइम नहीं बचता है तो सबसे खराब चीज तो ये होती है कि जब आपसे एक सवाल नहीं होता है तो आप फिर वो कुछ नहीं करते हो, राइट? अगर लेट्स से इफ यू 1 मंथ एंड यू स्टार्टिंग इट नाउ एंड जस्ट पहला सवाल के आपको 4 घंटे लगे, दूसरा सवाल के 4 घंटे लगे, यार अब मैं तो वर्थ नहीं हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, आई एम डन, राइट? एंड देन यू गो इनटू द सेल्फ डाउट एंड द नेगेटिव साइकिल। तो उस नेगेटिव साइकिल को बीट करने का तरीका अल्टीमेटली सवाल तो वही आने वाला है, क्वेश्चन तो दे विल आस्क द सेम। तो व्हाई नॉट
से ठीक है मैंने टाइम खराब कर लिया, व्हाट्स डन इज डन। वो रीड उनके जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी आइडियाज है, नॉट द कोड पार्ट, उसका कोड खुद करने की कोशिश करो, बिकॉज इंटरव्यू इज मोर अबाउट द कोडिंग। Yes. सवाल तो सेम ही आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर करोगे तो हो जाएगा। मतलब अभी एक बंदा था, लव करके नाम है उसका, तो उसका गूगल में इंटरव्यू होना था, तो वो कहता है भरत प्रिपरेशन तो करनी है लेकिन मेरे से अब ये लीड कोड वगैरह नहीं होंगे 200 क्वेश्चन। तो मैं ठीक है, मैं तुम्हें 70 क्वेश्चन की एक लिस्ट भेजता हूँ जो गूगल के ही क्वेश्चन है, वही आने वाले। 3 इंटरव्यूज में से उसके 2 में वही सेम क्वेश्चन आए, हो गया उसका, अभी वो है गूगल में। तो आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है, यू कैन डू द सेम क्वेश्चन एंड स्टिल गेट। So basically उनके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सके। मतलब हाँ, मतलब ये भी है, लेकिन मतलब ये भी तो है कि बहुत बार अगर आप नहीं भी रिकॉग्नाइज कर पाओ, अगर आपने सेम सवाल लिखा है तो क्या कर पा रहे हो। तो आई थिंक मोर देन पैटर्न रिकॉग्निशन, इट्स मोर अबाउट आर यू एबल टू कोड। अगर आप पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो बट आप कोड नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपको पता है कि इसमें रिकर्शन लगेगा बट आपको एज केस लिखने नहीं आता है, राइट, या फिर आपको नहीं पता है कि रिकर्शन कब टर्मिनेट करना है, या यहाँ से ये कैसे रिकर्शन जा रहा है स्टेप ए से स्टेप बी, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवन अगर पैटर्न नहीं भी रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका दिमाग नहीं चलता है, देन इट्स ऑल्सो फाइन, यू एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू कोड, द स्किल ऑफ फाइंडिंग पैटर्न्स, डेवलपिंग पैटर्न्स विल ऑटोमेटिकली कम। मतलब मैं इसको एक और प्रिंसिपल बोलता हूँ कि स्टेप वन है लर्न कोडिंग, डोंट वरी अबाउट द डीएसए, डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। वंस यू नो व्हाट यू कैन कोड, योर थॉट प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली बी अलाइंड। तो तुम अपने आप से ही सोच पाओगे कि गलत सॉल्यूशन, मतलब ये कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं इंटरव्यूज लेता हूँ तो कैंडिडेट बोलेंगे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, फिर मैं यहाँ कर दूंगा, फिर मैं वहां कर दूंगा, राइट। वो कंप्लीटली इलॉजिकल तो है बट वो कोड भी नहीं होगा। तो मैं उनको बोला ठीक है तेरा सॉल्यूशन सही है, काम करेगा तो कोडिंग कर दे, 1.5 घंटा है तेरे पास, कर दे। मतलब अगर ये चल गया, मैंने इनपुट दिए, वो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि बेसिकली उनको दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वंस यू नो एंड यू आर वेरी गुड एट कोडिंग, यू विल नो कि कौन से सॉल्यूशंस आप कर पाओगे, कौन सी चीजें यू कैन नॉट कोड, एंड देन योर थॉट प्रोसेस बिकम्स अलाइन। तो स्टेप 1 तो है कोडिंग परफेक्ट करो, नहीं आ रहा है तो ठीक है। मतलब मैं जब स्टार्टिंग की थी तो मुझसे नहीं होते थे, मतलब मुझसे ना क्यों हमारे टाइम में तो पैटर्न होते भी नहीं थे। मतलब अभी तो पीपल हैव बेसिकली मेड दिस थिंग्स वेरी इजी कि चलो ये पैटर्न है वो पैटर्न है, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था। तो हम जब सवाल क्वेश्चन करने जाते थे तो मेरे से तो नहीं होते थे। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे बताया कि यार छोड़ो ये सब, जस्ट फोकस टुवर्ड्स योर कोडिंग। सो व्हाट आई न्यू वाज, इफ आई नो अ सॉल्यूशन ऑलरेडी, देयर इज अ गारंटी दैट मैं कोड तो कर लूंगा, उसमें कोई एज केस मिस नहीं होने वाला। And with the time, I think once I became comfortable with coding, that what I can code, what I cannot code, what thought जो मुझे लग रहा है ऐसे हो जाएगा but actually easily codeable नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो गई। जैसे तुमने अगर कभी सीपी की और वहां देखा हो कि जो जो मतलब उनके कोड बहुत छोटे होते हैं, Yes. right, simplest solution is the right solution. So once you get the perfect art of coding, you think you understand what is easy to code, what is not, and then your problem solving also becomes better. So step 1 is not recognizing patterns. Step 1 is basically perfecting the code. इसी से क्वेश्चन मुझे याद आया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मतलब क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना जरूरी है फैंग जैसे कंपनीज को क्रैक करने के लिए, या फिर हम सिर्फ नॉर्मल डीएसए करें तो उससे भी हो जाएगा? नहीं, हो तो जाएगी अगर आपको बेसिकली इफ यू आर टेकिंग दिस एज अ सॉर्ट ऑफ अ बर्डन कि आपसे हो नहीं रहा है बट आपके पीयर्स कर रहे हैं और किसी ने आपको ये बोला है कि नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो मत करो, क्योंकि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम वेयर यू कैन यूटिलाइज डूइंग सेम क्वेश्चंस या लीड कोड अगेन एंड गेट बेटर एट दैट। तो मैंने इनिशियली बिगिनिंग में मुझे क्योंकि मेरे पीयर्स वगैरह भी सारे कर रहे थे और यह इम्प्रेशन था कि भाई कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इनफैक्ट मैं टावर भी प्रिपेयर कर रहा था तो वहां पे भी यही था कि कॉम्पिटिटिव नहीं करोगे तो नहीं होगा, बट वो मेरे से नहीं होता था, मतलब नहीं आता था समझ में। तो इट वाज जस्ट आई सेल्फ रिफ्लेक्टेड 1-1.5 महीने के बाद कि भाई मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो वाई टू वेस्ट टाइम। सो द जनरल एडवाइस इज कि अगर आपसे हो रहा है तो करो, अच्छी हो, नहीं हो रहा है तो उस पे टाइम वेस्ट करने की जगह तो जस्ट परफेक्ट जो लीड कोड वही सवाल को बार बार करो, उन्हीं चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो, तो हो जाएगा। मतलब मैंने टावर रिसर्च भी क्लियर किया था विदाउट टीपी, मुझसे नहीं होती थी, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा ओएस में प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ओएस का लेवल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। Yes. बट फिर अगर एक चीज और देखोगे, अगर थोड़ी रिसर्च करोगे तो ओएस भी काफी रिपीटेटिव होते हैं। अब बहुत सारे अगर तुम देखोगी तो उनके भी 5, जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट में ओएस का है तो हमारा एक टूल है, उसमें वो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उसमें प्री डिफाइंड 10 से 20 क्वेश्चन है, उन्हीं की परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेके ओएस आते हैं। तो that might be one approach, right? So what I would say, don't waste your time. अगर आपसे नहीं हो रहा है, it's fine, you are not a loser, और उसके बाद भी आपका हो जाएगा। Alright. Even many of my junior ask me often, दीदी मेरे resume select नहीं हो रहा है, resume select नहीं होगा तो ऑनलाइन असेसमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपके 2 to 3 टेक्निकल राउंड्स भी नहीं होंगे। सो रेज्यूमे में हम ऐसा क्या मेंशन करें जिससे पहले हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने लग जाए ऑफ कैंपस, इफ ऑन कैंपस कंपनीज नहीं आ रही है? And how do you do that? सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि अर्ली अप्लाई करो, एंड बहुत जगह अप्लाई करो। मतलब इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन तो टू बी ऑनेस्ट है नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माइंड की सीजीपीए 9.5 है, उसका रिज्यूमे बहुत बेहतरीन है, उसकी कभी कॉल नहीं आती, और वो बता रही थी कि उसके बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी कॉल आ गई। तो इट्स ऑल्सो लक बेस्ड। तो ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, क्योंकि इफ यू सी जितने स्टूडेंट्स आज के दिन हो गए, लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो कोई ओपनिंग खुलती भी है तो 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में क्लोज भी हो जाती है, राइट? सो हम जैसे करते हैं तो हम अर्ली कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं कि जिनको पहले आए। डेफिनेटली रिज्यूमे भी अच्छा होने की जरूरत है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब बहुत बार जैसे मेरे लोग कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं वो भैया वो अभी ये ओपनिंग खुली है, इस पे आप रेफरल दे दो, मैं अरे जल्दी दे दीजिए, मैं ये क्लोज हो जाएगी। तो आई टेल देम कि भाई इसको पहले डोंट वेट फॉर मी, द मोर वेट यू डू, चांसेस आपके कम हो गए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना चांस बेहतर। फिर ये देखना है कि आप थोड़ा सा देखो कि एटीएस वगैरह चला के देखो कि भाई ठीक है आपका रिज्यूमे इज रीजनेबल इनफ, तो उसमें अगर आप कुछ 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो, अपनी स्किल्स लिख सकते हो। अब ये एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आप रिज्यूमे में 2 अलग अलग रिज्यूमे हैं, दोनों में अच्छी स्किल लिखी हुई है, बट द फॉर्मेटिंग इज डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब इतनी सारी लाइंस ऑफ रिज्यूमे आ जाते हैं और आप अप्लाई करते हो एंड आप देखते हो कि आपका एटीएस भी अच्छा है, तो टूल भी आपको पकड़ रहा है, क्या होता है, am I able to extract some important information out of your resume in next 30 seconds? You don't get more than 30 seconds. तो सेम रिज्यूमे के फॉर्मेटिंग अलग से पता चल सकता है कि क्या मतलब कैन गिव यू डिफरेंट इंप्रेशन अबाउट यू, राइट? तो सबसे पहले क्या करो, अपना रिज्यूमे किसी फ्रेंड को दो, maybe someone who doesn't know you, right, who can give you honest feedback and just give them 30 सेकंड, दिखाओ, वापस ले लो, तुमने क्या देखा। अगर वो 30 सेकंड्स में आपको बता पा रहे हैं और जो आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे वही आ रहा है, देन यू रिज्यूम इन द राइट लाइन। क्योंकि क्या होता है, स्टेप 2 होता है रिक्रूटर स्क्रीनिंग। अब रिक्रूटर भी जो है, आप भले लिख दीजिए अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ भी, वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, राइट? तो आपने कितने भी बड़े LLMs बनाए हो न्यूरल नेटवर्क्स पे, उसको क्या पता है, दैट पर्सन इज नॉट टेक्निकल, राइट? एंड अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करो ना कि 1000 रिज्यूमेस आए तो 1000 रिज्यूमेस टेक्निकल मैनेजर जाके फिल्टर कर रहा है। फर्स्ट राउंड गोज थ्रू रिक्रूटर्स, राइट? सो और वो 1000 रिज्यूमेस के लिए आपके रिज्यूमे में बैठ के घंटे तो लगाएंगे नहीं, देगी 30 सेकंड्स एंड ऑल। सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो आप 30 सेकंड में दिखाना चाह रहे हो वो कोई भी पकड़ सकता है, अगर वो पकड़ सकता है, दैट इज वाइट। तो उस टाइप की कैसे बोल्ड करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, क्या आप दिखाना चाह रहे हो, आपके जो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं उस पर आप वो अपने आप से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो दैट इज अ स्टेप। और इसके अलावा फिर तीसरी चीज तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे करने ही पड़ेंगे, कि बट ये बाद में आता है, ये तो जब आएगा जब आपका रेज्यूमे उन दो लेवल से जा चुका है और वो तीसरा टेक्निकल मैनेजर के पास आ। तो क्योंकि फ्रेशर्स हैं तो हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो नॉर्मली अगर उस टाइप के रिज्यूमे हमारे पास आ जाते हैं तो नॉर्मली एवरीवन गेट द चांस, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट एट अ जूनियर लेवल कि उसको बहुत कुछ या उसने बहुत एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रखे हो, नहीं। दिस इज ऑल मिथ क्रिएटेड बाय सोशल मीडिया एंड ऑल। दिस टेक्निकल पर्सन्स आर वेरी रीजनेबल, तो हम लोग बहुत ही रीजनेबली फिल्टर आउट भी कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिज्यूमेस दोस दैट फिल्टर्ड आउट ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेजेस, जहां पे टूलिंग से नहीं आ रहा है,
या फिर वो दूसरा जब रिक्रूटर के पास गया तो उनसे फिल्टर नहीं हुआ, क्योंकि उन आपने जो लिखा था उनको वो 30 सेकेंड्स में दिखाना। All right. So tier 3 college student often self-reject. They think ये company हमारे लिए नहीं है. What is your message to them? Are all candidates equal when once they sit for the interview? No, मतलब I would be lying, but not before the interview. Not everyone is equal, because कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉलेज को रेफरेंस मिलता है, तो आई वोंट रियली लाई, बट देन इन केस सेकंड चीज होती है कि आपकी सीजीपीए को भी प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर जैसे मुझे एक रेज्यूमे आ रहा है जो एक आईआईटीएन है जिसके 6 पॉइंटर्स हैं वर्सेस से है दूसरा किसी लोकल कॉलेज से बट 9.5 है, चांसेस आई नॉट रिजेक्ट दिस पर्सन 9.5 और 6, मैं बोलूंगा चलो दोनों को ही ले लेते हैं, राइट। तो आपका कॉलेज तो डेफिनेटली मैटर करता है, बट टिल दैट स्टेज कि आपका रेज्यूमे फिल्टर हो जाए। एक बार आपका रेज्यूमे फिल्टर हो जाता है देन इट बिकम्स इजी, फिर आपके मतलब वी डोंट इवन रीड की, क्योंकि एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है, राइट। सो व्हेनेवर आई गो टू द इंटरव्यूज आई हार्डली टेक लुक एट द रेज्यूमे, द रीजन बीइंग कि वंस आई थिंक रीड दैट रेज्यूमे फॉर कॉलेज पीपल, एक बायसनेस आ जाएगी, अच्छा ये आईआईटी का है तो इसको आता ही होगा, ये चेहरा एथली का है तो ये खराबी होगा, तो वी ट्राई टू अवॉइड दैट। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली विद द फ्रेशर्स। तो उस लेवल पे अगर आप फिल्टर हो गए तो आई थिंक इसका मतलब ये कि शुड नॉट बेसिकली थिंक अबाउट कि ठीक है मेरा कॉलेज खराब है तो मुझे नहीं मिलेगा। एज लॉन्ग एज यू पास दोज इंटरव्यू गाइडलाइन, जो भी चीजें हम स्किल मतलब इवेल्युएट करते हैं वो कर लोगे, तो आई थिंक इट्स मतलब यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि नहीं मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए या मेरा क्यों होगा। जैसे रिज्यूमे में अगर हम प्रोजेक्ट सेक्शन की बात करें तो हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो एक आपको क्राउड से थोड़ा स्टैंड आउट करवाए? नॉर्मल प्रोजेक्ट्स वर्सेस स्पैम स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सबसे बड़ी बात है लॉन्ग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आर फाइन, क्योंकि वंस यू हैव द लॉन्ग लिस्ट इट बिकम्स हार्डर टू बेसिकली फिल्टर या रीड करना कि क्या है। 3 प्रोजेक्ट्स आर गुड। सेकंड थिंग इज आप अपने प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कैसे दिखा रहे हो, दैट मैटर्स, राइट। तो लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं। वन पीपल हु बेसिकली गो इनटू टू मच ऑफ द मम्बो जम्बो की भाई ये ऐसा है, बट लाइक वो रिक्रूटर को समझ में नहीं आया, तो सो लाइक ये आपको हेडलाइन वे में बनाना है, राइट। जैसे अभी चैट जीपीटी 5 लॉन्च हुआ तो मतलब सैम ने क्या बोला कि मतलब दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट, इवन दो इट वाज द सेम थिंग एज द प्रीवियस मॉडल। सो लाइक हाउ कैन यू राइट दोज लैंग्वेजेस दैट योर प्रोजेक्ट फील्स मीनिंगफुल एंड इट्स सो जैसे मेरा एक जनरल आइडिया रहता है कि प्रोजेक्ट को अपनी 5 लाइन में लिखो। पहली लाइन में लिखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट शुड बी एज इजी एज पॉसिबल, जितना आप सेल कर सकते हो उसको अच्छा। फिर उसके बाद लिखो आप दो लाइंस के बारे में जो भी आपने टेक्निकल स्टेप किया है, राइट। तो फिर फाइनली इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आपके पास ऐप है जो इसमें लोग यूज करते हैं तो दैट इज एन इम्पैक्ट आपकी ऐप प्ले स्टोर पे है तो और अच्छी बात है। तो 4 से 5 लाइन में प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब तुम ये बोल सकते हो कि पहले कहते थे कि योर रिज्यूमे शुड बी क्रिस्प एंड ऑल, राइट। अब आप बोल रहे हो कि इसमें थ्योरी लिखो, राइट। द रीजन इज कि चीजें चेंज हुई हैं, पहले की डिमांड वर्सेस अभी की डिमांड में नंबर और रेज्यूमे कौन पहले फिल्टर करता था चेंज हो गया है। सो इट बिकम्स लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट कोई भी रिक्रूटर समझ पा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक पहले तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको क्या आप हाइप करके दिखा पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ये हाइप है, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो भी सोशल मीडिया पे हाइप चल रही है वही हाइप दुनिया में चल रही है। तो अगर उस टेक से रिलेटेड आप बनाओगे तो दैट बेसिकली शोज कि हाँ मतलब आप लेजी नहीं हो, आप मेहनती हो, राइट, यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन। तो वो भी एक कर सकते हो। तो आई थिंक दैट अगर आप हाइप को कंबाइन करोगे विद द सॉर्ट ऑफ राइटिंग हाउ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ sell your project, that helps, right? So don't like make sure that आप जो वहाँ पे वर्डिंग लिख रहे हो वो एक टेक्निकल पर्सन को भी समझ में आ रही है और एक उससे नॉन टेक्निकल पर्सन भी हाइप हो कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, इट सीम्स लाइक इंटरेस्टिंग। So more than the technical stuff, how do you project that also matters. एक मोस्ट कॉमन डाउट एक फ्रेशर्स के दिमाग में आता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके रिज्यूमे का प्रोजेक्ट सेक्शन हमने डिस्कशन कर लिया है। ऐसा कौन सा गोल्डन सेक्शन होता है जो बहुत हाईलाइट करता है क्यूरियोसिटी एक सेकंड रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के दिमाग में क्रिएट करता है कि यार इसके पास ये एक्सपीरियंस है, ये कॉम्पिटिटिव? आपकी इंटर्नशिप, अगर आपने कहीं इंटर्न किया तो लॉट ऑफ पीपल हु डू सेकंड ईयर में भी इंटर्न, थर्ड ईयर में भी इंटर्न, राइट।
तो वो एक मैटर करता है, आपकी सीजीपीए मैटर करती है, फिर आपके प्रोजेक्ट सेक्शन। तो अगर आप 3 चीजों को फोकस कर, कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, फिर भी इंटर्न कर लो। मतलब आई सी लॉट ऑफ पीपल, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने बेसिकली 2 साल में 4-5 इंटर्न कर ली, और मतलब उसका तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में हो भी गया। फिर वो, तो मैंने उससे पूछा मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं कर रही हूँ। तो आई थिंक अगर आप अपना इंटर्न सेक्शन दिखा पा रहे हो, तो दैट गिव्स यू अ रियली गुड एज। तो मतलब मैं तो काफी इंप्रेस होता हूँ अगर मुझे दिख रहा है कि इंटर्नशिप ने, डजंट मैटर पेड है नॉन पेड है, कहीं पे भी मिल रही है। तो प्रोजेक्ट है, अगर आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन किया है तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो अगर वो भी दिखता है, हालांकि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए करना, तो आई डोंट रियली सजेस्ट कि सपोर्ट अनलेस यू आर अ सुपर गुड। अगर आपने हैकाथॉन्स पे काम किया है तो वो एक बहुत अच्छा है, दैट आल्सो गिव्स यू कॉन्टेक्स्ट एज वेल। तो एक हैकाथॉन्स वाला भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप करना चाहते हो और आपको इंटरेस्ट है, तो दैट इज आल्सो समथिंग यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस। Okay. Any tips for फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अभी आए हैं कॉलेज में, वो डीएसए स्टार्ट करना चाहते हैं और सेकेंड ईयर में भी माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के लिए हायर करती है, तो उनको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए जो उन्हें बाद में रियलाइजेशन ना हो कि दीदी मैंने नहीं किया, ये मुझे कर लेना चाहिए था। सो उनका वर्क फ्लो क्या होना चाहिए? उनका वर्क फ्लो है, देखो इंटर्न तो और आसान होता है, तो इंटर्न में तो कॉम्प्लेक्सिटी और भी कम हो जाती है। तो अगर आप पहले फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो 6 मंथ्स एक अपनी लैंग्वेज पिक करो कि किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, कि ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है, कौन ये करूँ, पाइथन करूँ, जावा करूँ, सी करूँ, सी प्लस प्लस करूँ। तो पिक योर लैंग्वेज एंड बेसिकली लर्न योर क्राफ्ट, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपके साथ रहने वाली है हमेशा। तो एक पहली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से करना है, नॉट जस्ट फॉर द डीएसए पार्ट बट फॉर लाइक दैट ओके दिस इज समथिंग आई नो। तो मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया, आप आधी रात को भी मेरे से कोई भी सवाल सी प्लस प्लस पे पूछोगे, आई टेल यू ओके यू नीड टू डू दिस। नाउ यू कैन आर्ग्यू विद मी कि तुम गलत बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा जाओ पढ़ के आओ, देख के आओ। तो दैट मैटर्स। तो आई थिंक सबसे पहले करना चाहिए कि आपको अपनी पहली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से करना है। आप पिक कर सकते हो जो भी करना, जावा करनी है तो जावा कर सकते हो, आपको पाइथन करनी पाइथन, बट मेक श्योर कि यू आर बेसिकली मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट, कि कोई भी आपसे कहीं से भी पूछे। 6 महीने मोर देन एनफ, राइट? Now after 6 months you can basically do DSA, राइट? तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप डीएसए करो, उसी कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, उनके जो सवाल पूछे वही करो, और कुछ करने की जरूरत, आपको लीड कोड भी करने की जरूरत नहीं। कर लोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो आई डोंट वांट टू पुट एन एक्स्ट्रा बर्डन राइट नाउ, बिकॉज इंटर्नशिप का थोड़ा सा लेवल इज कंपेरेटिवली इजियर। उसके बाद द नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ जस्ट लर्न योर क्राफ्ट, कोडिंग आपने आप एक लैंग्वेज सीख गए हो, आपने थोड़ा डीएसए भी कर लिया। नाउ 6 मंथ यूज फॉर द सम प्रोजेक्ट, कि आपको थोड़ा क्लासेस लिखना आ जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स में क्लासेस कैसे असेंबल करते हैं, हाउ डू यू बेसिकली गो फ्रॉम कोड ए टू कोड बी, एंड और लाइब्रेरीज अगर यूज कर रहे हैं तो वो यूज करना आ जाए। तो आई थिंक अगर आप 6-6 महीने का ये छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करोगे, 6 महीने फॉर लैंग्वेज, 6 महीने फॉर डीएसए, एंड द नेक्स्ट 6 months to 8 months फॉर योर प्रोजेक्ट, आई थिंक बाय द एंड ऑफ अगर आप सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप है तो 1.5 साल में आपको अप्लाई करना होगा, राइट? So at that time, I think you'll be at pretty good stage to say, "जी, ठीक है, मैं apply करता हूँ," and if you get a chance for interview, you have a reasonable chance to get those interviews cleared. ओके। आजकल वैसे काफी एआई टूल्स आ गए जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड एंड परप्लेक्सिटी, सो सम से क्लियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट हैज बिकम वेरी टफर। सो डू यू थिंक एआई हैज चेंज्ड हाउ कंपनीज डिजाइन देयर हायरिंग राउंड्स? क्योंकि उससे पहले ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस काफी फेवरेट पूछे जाते थे, कहीं इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो अभी दे आर एक्सपेक्टिंग कि ह्यूमन ब्रेन से पहले कहीं एआई ना कर दे। सो हाउ टू क्रैक दैट? Honestly, if I had an answer, I would have told you. It's kind of becoming tricky. The level of OS has basically increased a lot comparatively, but then you should also understand कि अगर कोई OS बहुत बहुत ही टफ है जो किसी से आपके कॉलेज में सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, राइट? बाकियों से भी नहीं होगा। इन दैट केस, जैसे कई बार ऐसे होता है कि जब OS सॉल्व नहीं हो पाता है तो हम लोगों के पास एक मतलब हायरिंग मैनेजर हो जाए, बोलेगा कि 100 तो किसी के नहीं है, एक बार तुम जाके कोड देख लोगे क्या कि किसने क्या लिखा है? तो हम वो इंडिविजुअली एक एक पर्सन का कोड देखते हैं, उसके बेस पे हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा कई बार ऐसे भी होता है कि सपोज कर लो कि वो थिंकिंग कि 10 लोगों को हमें इंटरव्यू लेना है, बट ओए में 2 ही लोगों के सॉल्व हुए, बाकी 8 कैंडिडेट कहाँ से हैं? तो अगेन वी गो एंड चेक लोगों ने क्या सॉल्यूशन लिखे हैं। तो आपका कोड भी बोलता है आपके बारे में बहुत कुछ। तो आई बेसिकली सिलेक्टेड लॉट ऑफ टाइम्स उन लोगों को जिनका कोड बहुत अच्छा था, हैड वेरी गुड कमेंट व्हाट दे वर थिंकिंग, राइट? क्योंकि अब वो तो सॉल्व हुआ नहीं,
तो हाउ डू आई नो? सो लाइक बहुत लोग मतलब बहुत अच्छे से कोड लिखते हैं, वहां पे अपनी थॉट प्रोसेस भी लिखते हैं ऑल की अच्छा। तो दैट ऑल्सो गिव्स यू एन एज। तो ऐसा है कि टफ है, नहीं भी हो पा रहा है, एंड इफ यू आर बेसिकली जो भी आप सोच रहे थे उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, उसकी कमेंट्स डाल पा रहे हो, जितना भी सॉल्यूशन लिखा है, तो अगर एंड द वे थोड़ा रीडेबल हो, कुछ लोग हाँ, एबीसी बोलते थे। हाँ, तो मतलब जैसे अगर मैं एज ए एक्सटर्नल पर्सन आपका कोड देख रहा हूँ, होता है ना सर, किसी का कोड देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी का देखा तो समझ भी नहीं आ रहा है, टू पुट माय ब्रेन, इफ आई हैव टू पुट माय ब्रेन टू सेलेक्ट यू, आई एम डेफिनेटली नॉट गोना डू दैट। बट इफ कोड रिफ्लेक्ट्स अबाउट यू, इट बिकम्स ईजियर। तो फिर बहुत सारे केसेस में हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, इसके 40 ही मिल रहे हैं सोए में, बट आगे करते हैं, क्योंकि दिस फील्स लाइक अ पर्सन जो मतलब एक बार वी शुड चेक फॉर द इंटरव्यू एज वेल। तो हाँ, ओए टफ हो गए हैं, ओए टफ होने से बहुत लोगों के सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं, सी, अगर कंपनी सोच के आई है कि 10 लोगों को चांस देना है, राइट, तो देगी, राइट। तो फिर उस केस में क्या होता है कि स्पेशली टॉकिंग अबाउट द कैंपस वन, नॉट द ऑफ कैंपस वन, तो देगी। तो फिर अगर आपका कोड होगा तो इट बिकम्स इजी। सेम फॉर ऑफ कैंपस, बट ऑफ कैंपस थोड़ा ट्रिकी होता है कि अगर मतलब फिर तो बहुत सारे लोगों के आए हैं, तो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द काउंट एंड नंबर ऑफ पीपल एंड। Okay. And sir, while we are on the topic of opportunities, I want to ask about the diversity hiring too. Many times there is a stereotype. People say girls get easier rounds or they have an advantage in diversity hiring. But in reality, every student, whether male or female, has to go through the same coding test, same interview, same evaluation. Could you share your perspective as an interviewer on this? How equal is the process really? And also, what मतलब can we as a community do to encourage more girls to come forward for coding rounds and tech roles? Because even today, the ratio in top colleges is still quite low. तो मुझसे तुम कंट्रोवर्शियल ओपिनियन लेना चाहते हो? Yes. See, it's one need to understand the reality। आज के दिन like people say कि डाइवर्सिटी हायरिंग हो रही है, लड़कियों को ज्यादा चांस है, फिर भी अगर you see आज के दिन मेरी टीम की बात करें तो रेशियो 8:2 है, राइट। मतलब 5 पे 1 पर्सन है। तो ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा होता कि लड़कियों को ही चांस मिल रहा होता तो फिर सारी लड़कियां ही दिखती। तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट, क्योंकि उनका नंबर भी कम है कंपेयर टू द पीपल जो मतलब अगर आज के दिन आप देखोगे कि लड़के कितने अप्लाई कर रहे हैं, वैसे कितनी लड़कियां अप्लाई कर रही हैं, डिफरेंस तो है ना। मतलब अगर 100 लड़के अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी भी 20, 25, 30 लड़कियां अप्लाई कर रही हैं, तो वो एक डिफरेंस है। तो वो इसके कारण भी थोड़ा बबल आउट करके दिखता है एंड पीपल से क्या इसको क्या ले लिया। थोड़ा सा पोर्शन है के लॉस है या वो है, तो उसके चक्कर में कुछ डाइवर्सिटी हायरिंग्स होती हैं, उसके डाइवर्सिटीज के अपने इवेंट होते हैं। तो यू सी माइक्रोसॉफ्ट के लिए इवन इंटर्न के लिए भी डाइवर्सिटी का इवेंट होता है, ऑफ कैंपस में भी डाइवर्सिटी होता है, फिर एक वुमेन बैक टू वर्क करके भी डाइवर्सिटी इवेंट होता है। Yes. तो वहां पे होता है, बट वहां पे ऐसा नहीं बोला जाता है कि हमें कि अब सवाल इजी पूछो, क्योंकि वहां पे तो 10 लड़कियां अलग से compete कर रही है, राइट, अमंग देम। तो है, रियलिटी तो है कि मतलब डाइवर्सिटीज के इवेंट्स होते हैं, बट आई मीन ये भी तो रियलिटी है कि लड़के ज्यादा हैं आज के दिन भी टेक में लड़कियों के कंपेरिजन में, राइट। Even तो आई डोंट थिंक गर्ल्स क्विट ये सोच के कि अभी हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या फिर मैं मास्टर्स करने जाऊंगी तो बहुत टफ है. सो वी हैव टू एम्पावर देम कि दे डोंट इवन गिव अप. इट्स गुड आल्सो समवेयर उनका अगर रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो. एग्जैक्टली। सो मतलब मुझे तो इफ यू से आई कैन से नॉट अनफेयर, इफ यू सी द रेशियो, सी द लार्जर पिक्चर, यू सी कि लड़के ज्यादा हैं। तो अगर ऐसे उनके इवेंट हो रहे हैं जिससे दे कैन कम एंड दैट रेशियो कैन बी इक्वल, आई थिंक फाइन। अगर रेशियो उल्टा होता कि 8 लड़कियां और 2 लड़के होते, देन यू कैन कंप्लेन से कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, राइट। तो या आई थिंक As we can see, there are different path at Microsoft. हम सोचते हैं कि यार पैसा तो SDE में ही है क्योंकि लोगों को वही एक हाइप क्रिएट हो रखा है सोशल मीडिया पे. बट देर आर मेनी रोल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम SDE, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट इंटर्न, UI डिजाइनर, दे आर हायरिंग, रिसर्च इंटर्न. तो उनकी क्या अलग अलग प्रिपरेशन होती है एंड वो कैसे हायर किए जाते हैं? तो सबसे पहले तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही पैकेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एज डेवलपर को ज्यादा मिल रहा है, PM को कम मिल रहा है। सो और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यू वन शुड एक्सप्लोर अदर एरियाज एज वेल, लेट्स नॉट रन बिहाइंड द नेस्टी। यू शुड डू व्हाट यू फील गुड एट, तो अच्छा कर पाओगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे बैच में एक चैतन्य कंसल करके बंदा था, कि सेम बीटेक किया हमने, हम माइक्रोसॉफ्ट आई, इसको भी इंटर्न लेके गई, ठीक है, मैसेज दे EST रहा हूँ था। मैं।
इसने 2 महीने की इंटर्न से ही पीएम का रोल ले लिया बिकॉज ही वॉज गुड एट दैट स्टफ, मैनेजिंग करना, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, प्रोजेक्ट को रन रन थ्रू करना, लोगों से कम्युनिकेट करके बात करके काम कराना। ही इज डूइंग रियली गुड नाउ। तो द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक कंपनी में क्या क्या किस टाइप के रोल्स होते हैं, उसमें क्या क्या काम होता है, वहीं पे राइट। आके छोड़ दो। और सैलरी वाइज तो बहुत ही मतलब इन लोगों की सिमिलरिटी ही रहती है। अब प्रिपरेशन का ये है कि मतलब आई कैन नॉट रियली टेल यू कि पीएम में क्या पूछते हैं, that you should contact to a PM and understand, but like they don't, if I have to tell, they don't ask you DSA and all. So that is also a good field. एक मेरा friend है UX, गूगल में अभी UX designer है, he is also earning really good, so he has his own craft and all. So I think once you talk to different people, understand, so it's not that कि एक हाई पैकेज के लिए एक कंपनी में जाने के लिए ओनली एसटी इज द रोल, देयर आर डिफरेंट रोल्स। तो कंपनी में भी जाके एक बार करियर स्पेस पे जाके भी देखो कि किस टाइप की मतलब किस टाइप के रोल्स को कंपनी देती है, एंड यू कैन सर्च अबाउट ग्लासडोर की उनकी सैलरीज क्या है, एंड देन बेसिकली मेक योर माइंड इफ यू लाइक समथिंग उस टाइप का। तो अगर आपने बीटेक की डिग्री भी की है तो ऐसा नहीं कि आप उसमें जा नहीं सकते। बहुत सारे एसडी बाद में माइक्रोसॉफ्ट में आके पीएम बन जाते हैं, बहुत सारे पीएम्स बाद में एसडी बन जाते हैं because they like that sort of work. So you mean networking also opens the door, हमें communicate करते रहना चाहिए, थोड़ा हमें explore भी करना चाहिए। And बहुत लोग होते हैं जो DSA से परेशान ही हो गए and they say it's not my cup of tea। तो मैं data science की तरफ जा रहा हूँ, क्या AI मेरी जॉब खा जाएगा, SD की तो पोजीशन होने ही नहीं वाली। So what's the truth? नहीं, एसडी की पोजीशन तो रहेगी। मतलब इफ यू सी दैट बबल इज काइंड ऑफ थोड़ा सा तो हाइप्ड है, मतलब। और ये हाइप कैसे होता है, आई गिव यू एन वेरी एग्जांपल दैट यू वुड बी एबल टू रिलेट। अगर याद हो, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले किसी डेविन मॉडल का एक वो आया था, राइट। सो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट डेविन, डेविन आएगा, डेविन से जॉब चली जाएंगी। फिर उसके बाद भी बहुत सारे मॉडल्स आए कि अब ये मॉडल आ गया, अब सब खत्म हो जाएगा। बीच में आया था कि ये मॉडल सारी कोडिंग कर सकता है। फिर अभी GPT-5 के लिए भी हो कितनी सारी वो लगी हुई थी कि GPT-5 दिस इज। अब GPT-5 का जब बेंचमार्क खत्म हो गए हैं, तब एक हार्वर्ड की रिसर्च आई है, तो अब पीपल आर बेसिकली सेइंग अरे ये नॉट चल नहीं रहे नॉट। So I think you should not be affected by social media because that runs on the hype. कि जब भी कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी, आप मतलब आई सी लॉट ऑफ पीपल जो मतलब जो दे टेक अ न्यूज एंड देन बेसिकली दे टेल एंड देन उनके फॉलोअर्स को लगता है दिस इज राइट। बट अगर आप उनकी पिछली 5 पोस्ट या पिछले 1 साल की पोस्ट उठा के देखोगे तो उनमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस है, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सॉफ्टवेयर वाले की जॉब जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जीपीटी पे ज्यादा अलाइन हो जाओगे तो आप सोचना बंद कर दोगे। जैसे आई सी दिस इज हैपनिंग विद लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स एज वेल एज जो भी ऑफिस में काम करने आते हैं कि उन्होंने बेसिकली अपना सोर्स ऑफ द ट्रूथ जीपीटी बना लिया है। जीपीटी सेज दिस इज करेक्ट, जीपीटी सेज, वो आप सोचते भी नहीं है। एक तो अभी कल परसों की बात है, मैं कुछ कोड देख रहा था, तो समवन वाज बेसिकली पेस्टिंग दैट कोड एंड सेइंग टेलिंग जीपीटी फाइंड द इश्यूज इन दिस, राइट। सो दैट once you become a sort of addicted to that, you will lose the ability to think। और जब आप अपनी एबिलिटी टू थिंक लूज कर दोगे तो फिर लोग आप जैसे इंजीनियर को लेने की जगह जीपीटी को ले ले। तो द रियलिटी इज, एंड आई कैन से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट एसडी रोल्स विल नॉट गो, बट दोज हु बेसिकली आर नॉट ओवर रिलायंट ऑन दैट एंड have their own thinking capabilities, because part of coding is the easiest part of the software engineering. There's like bigger pictures, I mean understanding the context and all, right। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे कैशिंग लिखनी थी, तो मैंने जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे कैश लिखना है, तो उसने कैश दे दिया, गेट सेट। फिर मैंने बोला भाई ये कैशिंग तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, इसमें तो मेमोरी इतनी यूज होगी, लेट्स थिंक अबाउट दिस थिंग। तो उसने फिर एक दूसरा मॉडल लिया। मैंने कहा अच्छा तुमने मॉडल लिया बट इसमें तुमने एक बेसिक मिस्टेक की है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन इट गिव मी थर्ड नाउ। बट ये ABC कब आया? जब आई हैड दैट एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम विद A, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद B, एंड देन इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ हेल्पर फॉर मी टू राइट द कोड फॉर मी, राइट। बट द कंटेक्स्ट, द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, इस टाइप की चीजों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो मेरी अपनी ओन थिंकिंग थी, राइट। So that's why I say fundamentals are much more important today than the earlier, because otherwise तो फिर then कोड तो वो भी लिख ही रहा है। तो अगर आपको you understand the larger picture, जैसे अगर आप एक सिस्टम इंजीनियर हो तो आपको सारे सिस्टम्स के बारे में पता है। अगर आप नॉर्मली किसी
कोई मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे HFTs में वगैरह, इस टाइप का होता है, डू यू नो सिस्टम्स की बेसिक्स, तो इसमें क्या हो रहा है. I don't think those people should be worried, but if you are just thinking about, okay, you are writing some code जो आप अभी स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी करते थे, उसकी जगह आप जीपीटी से कॉपी करोगे. जब आपकी कोड में कोई बग आएगी तो खुद सॉल्व करने की जगह जीपीटी कोड देके कहोगे कि फाइंड द बग इन दिस, so definitely you will be replaced. But I don't think apart from that, you should not go by the hype of the social media that runs on the latest headlines anyway. All right. And what is the importance of mock interview? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने लॉजिक लिख पा रहे हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इंटरव्यूअर के साथ, वो उनका माइंडसेट नहीं जान पाते, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो हम इवेल्युएट किस बेसिस पे करें. तो मॉक इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस कितनी है आज के टाइम पे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मॉक इंटरव्यू. आई मीन मतलब अगर तुम आप इंटरव्यू में जा रहे हो उसके पहले अगर आपने 4-5 मॉक इंटरव्यू नहीं दिए हैं तो यू आर रिड्यूसिंग योर चांसेस. मतलब राइट, जो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते थे वो वहां पे करोगे ही करोगे. स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, आपने पहले इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, तो आपके लिए तो फिर वो फर्स्ट टाइम है. राइट, तो मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक इंटरव्यूज करने चाहिए. क्वेश्चन आता है कहाँ से करने चाहिए, तो अपने दोस्त को भी दे सकते हो. एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे पीपल हेल्प ईच अदर, वो भी कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको उस स्टेज पे आपको लग रहा है कि उस डिस्कॉर्ड पे गए, लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प, तो पे सम मनी एंड मे बी टॉपमेट वगैरह पे जाके प्रोफेशनल्स के साथ भी ले लो. क्योंकि एक रियल इंटरव्यूअर जो ले रहा है इंटरव्यू, जो इवेल्युएट करता है रोज, वो आपको एक थोड़ा ज्यादा चीजें बता सकता है कि आप कहाँ पे गलतियां करते हो. तो बट उस स्टेज पे मतलब ऐसा स्टेज वन पे ही मत करो. व्हाई डू वांट टू स्पेंड दैट मच मनी, राइट? तो नॉर्मली स्टार्ट विद योर पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ कर लो पहले. तो उसके बाद जब दोस्तों से हो जाए तो वो डिस्कॉर्ड सर्वर पे पीपल जहाँ जिनको आप जानते नहीं हो, वहाँ पे लोग प्रिपरेशन करते हैं, हेल्प ईच अदर आउट, राइट? वो पे कर सकते हो. प्रैम पे भी है जो 5 फ्री मॉक इंटरव्यूज देता है, तो आप वहां पे भी कर सकते हो. उसके बाद जब आपको लगे कि एवरी बेस इज कवर्ड, नाउ एवरीवन इज गिविंग मी राइट फीडबैक, फिर जाके आप डेफिनेटली 1-2 इंटरव्यू रियल इंटरव्यूअर के साथ भी करो. क्योंकि वही आखिरी में आपको बताएंगे कि आप क्या मिस्टेक करते हैं. क्योंकि ट्रस्ट में बहुत बार लोग आते हैं कहते हैं कि अरे मैंने तो सब बता दिया था बट मेरा नहीं हुआ, और मेरे दोस्त ने तो आधा पर बताया था, तो हो गया. बट क्योंकि interview is not just about the right solution, it's also about what you're thinking, how you can communicate, उसमें आपने कितना कॉन्फिडेंस दिखाया है. क्योंकि आपको लगता है आप सब बता पा रहे हो, बट आपकी जो आप बता रहे हो इंटरव्यूअर समझ पा रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? जैसे आप लोग बोलते हो कि जैसे टीचर होते हैं आपकी क्लास में, अगर ये वाला टीचर अच्छा है, ये वाला टीचर खराब है, क्यों? क्योंकि बस फर्क इतना ही है ना, एक्सप्लेन करने में डिफरेंस है ना. पता तो वो भी वही रहा है जो किताब में लिखा है, बुक में लिखा है, राइट? टीचर ये भी वही बताएगा. ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी अलग थ्योरी बना रहा है. बट देन डिफरेंस क्यों है? बिकॉज द वे दे कम्युनिकेट और हाउ यू कैन फील जब वो पढ़ा रहे होते हैं. द सेम इज फॉर इंटरव्यू एज वेल. तो दो लोग हैं, इट्स माई जॉब बट इट्स ऑल्सो योर जॉब टू बेसिकली मेक श्योर कि मुझे समझ में आ रहा है. कम्युनिकेशन इज टू वे, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज वन. Even sometimes interviewer also wants to help the candidate अगर वो डॉट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है एंड उसका लर्निंग माइंडसेट होता है, तो so that also. वो जब आप बताओगे मुझे कि आप क्या सोच रहे हो, राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. आप बोलते हो इसमें मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ क्या? बट बाइनरी सर्च तो तब लगेगी जब फंक्शन मोनोटोनिक है. मोनोटोनिक तो ये दिख नहीं रहा, तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा नहीं दिख रहा है, मे बी यहाँ से देखो. या सेम तुमने बोला कि इसमें लग तो रहा है, स्लाइडिंग विंडो लगेगी, बट मैं पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, आगे से बढ़ाना है, बट क्या हो? देन आई वुड से राइट, यू नीड टू कम अप विद दैट थिंग. वैसे से आप अपने जोन में चले गए, मैंने सवाल दिया, आप सोच रहे हो मुझे बता नहीं रहे हो, राइट? आप सोचे हो, आपको पता है, बट आपने कम्युनिकेट नहीं किया, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वेयर आर यू स्टक, राइट? सो दैट आल्सो इम्पोर्टेंट. सो इंटरव्यूअर हेल्प्स द कैंडिडेट्स मोर, जो हेल्प देम एंड टेल हिम या दैट पर्सन कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ और क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ और मैं यहाँ फंस जा रहा हूँ. Got it. Even sometimes people are very much active on coding platforms and वो टॉपिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट वही क्वेश्चन अगर ऑनलाइन असेसमेंट या टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में पूछ लिया जाए, सो वो जोन आउट हो जाएंगे या समझ ही नहीं पाएंगे इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है. सो हाउ टू सॉल्व दिस इशू, हाउ टू फिक्स इट कि मेंटालिटी ना रहे? सबसे पहले तो ये है, मतलब जो स्टाइवी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनको मैंने ऐसे देखा है कि वो कर भी देते हैं, बट वो उसी लैंग्वेज में मतलब करते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव में नॉर्मली रहता है ना कि हमें टाइम विद इन द टाइम करना है, और तो वेरिएबल्स के बारे में नहीं सोचना है, इट्स ऑल अबाउट आउटपुट. तो
सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी कि इंटरव्यू वर्सेस कम्पिटिटिव फर्क है। आपको वहां पे कोड जो लिखना है वो आपको कोड किसी और को समझ में आना है, क्योंकि वो रन करके नहीं देखता है, राइट। सेकंड चीज है थोड़ा पैटर्न से थोड़ा वापस आते हैं और पैटर्न की जगह रैंडम सवाल करते हैं। रैंडम सवाल करोगे तो देखो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि इस सवाल में मुझे ग्रीडी लगानी थी, और वो ग्रीडी नहीं लग के डीपी लग रही होगी, या डीपी लगानी थी डीपी नहीं लग रही ग्रीडी लग रही होगी, या जो भी, राइट। तो जब आप गलत चीजें करोगे तो आप ज्यादा सीखोगे, क्योंकि आपको लगा था कि आप ये करने वाले हो और आपने वो किया, और उससे क्या हुआ कि आपके 30 टेस्ट केस तो पास हो गए बट फाइनली 31st नहीं हुआ। देन यू नो कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम थी। देन आप इंसान गलत चीजों से ज्यादा सीखता है। तो मतलब नॉर्मली आई टेल व्हेनेवर पीपल कम एंड से कि भाई मैंने ये पैटर्न कर लिया, मैंने ग्राफ कर लिया, एंट्री कर लिया, एंड दिस इज द मोमेंट आई बेसिकली वांट टू स्कोल्ड देम से भाई हो गया ना। वंस आपने ट्री के 2 सवाल कर लिए, वैसे आपने डीपी के 2 सवाल कर लिए, इट्स मोर देन इनफ। आपको टेबल बनाने आ गई, उसके बाद अगर आप और सवाल कर रहे हो, 50 सवाल करते हो, सवाल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, यानी बेसिकली जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो तब इन केसेस में ऐसे हो जाता है कि आप जोन आउट हो जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको पता नहीं कि क्या लगना है या क्यों लगना है, क्योंकि बहुत सारे आंसर आपके इनपुट कंस्ट्रेंट पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं एन की वैल्यू को छोटा कर देता हूँ और कोई आगे मुझे मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बस वही वाला कैंडिडेट है, क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं ना, अगर एन छोटा है तो क्यों ऑप्टिमाइज कर रहे हो। कांस्टेंट मैटर्स अ लॉट एज वेल, राइट। तो द कैंडिडेट हु बेसिकली टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंड आस्क द क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से की एंड देन गिव द आंसर, वो कब आएंगे? तब आंसर आएंगे जब आपने गलत सॉल्यूशन भी ट्राई की और आपको पता हो कि भाई मैंने गलत किया, ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें एन की वैल्यू ये थी, तो इसीलिए मेरा ओवरफ्लो हो रहा था। तो दोज रॉन्ग थिंग्स विच यू डू बेसिकली हेल्प्स यू। तो पैटर्न वाइज बंद कर दो। ऐसा नहीं बोल रहा कि मत ही करो, मतलब एक बार मैंने ऐसे लिख दिया था सोशल मीडिया, मतलब लिंक्डइन पे कि पैटर्न कर, तो एक बंदा अफेंड हो गया और मुझे बोला लोगों को तुम गलत सलाह दे रहे हो, सुसाइड कर, सुसाइडल एडवाइस एंड ऑल। द कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। सो व्हेन यू लर्निंग, राइट, इफ यू वांट टू लर्न डीपी, 2-3 सवाल डीपी के 4 सवाल कर लिए, डन। फिर सारे टॉपिक ऐसे करके 100 सवाल हो गए आपके, हर 20-30 टॉपिक हैं। उसके बाद यू अप्रोच प्रॉब्लम्स रैंडमली, कोई भी उठाओ उनको रैंडमली तरीके से करो, आस्क करो। मतलब जब तुम्हारे दिमाग में 3 सोल्यूशन आते हैं तो तीनों को कोड करके देखो और आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि भाई ये क्यों नहीं चला। व्हेन यू गो टू दैट, जो चीजें नहीं चलेंगी उससे, देन यू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन क्यों नहीं चला, एंड देन यू गेट द आंसर, योर थिंकिंग इज इंप्रूविंग, एंड फिर आप इस टाइप की जोन आउट नहीं होगे। फिर देन सेकंड चीज है कॉन्फिडेंस भी मैटर्स। मॉक इंटरव्यूज दोगे तो अगर इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रादर देन एक्चुअली योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो वो थोड़ा, जैसे मेरे साथ बहुत होता है, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ इंटरव्यूज। मतलब मैं जो भी सवाल बाहर इंटरव्यू के बाहर कर सकता हूँ, वहां पे मैं पैनिक कर जाता हूँ। तो उस केस में मॉक इंटरव्यूज तो I also want to bring up a very important point which many students face during off-campus opportunities. Like they prepare day and night for tough off-campus rounds. They clear multiple technical interviews, stand among thousands of candidates, but then get stuck because of NOC restriction. As this podcast is open to all college, so that really hurts sometimes for students in colleges because they actually benefit if the student gets placed in a great company and come back with the experience and exposure. So how you can little support them and motivate them कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डीन से, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से कि प्लीज सपोर्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली अगर आपका एक एनओसी जो चला गया उसके वजह से उसको तो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, आप तो बेसिकली जॉब कर रहे हो, राइट, आपको सैलरी आ रही है, उनके तो बेचारों का करियर स्टार्ट होना है, तो बी माइंडफुल। फिर आई थिंक समटाइम्स बेसिकली हैव अ गुड कनेक्शन विद प्रोफेसर्स। कई बार वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, देन दे क्रिएट मोर टेंशन। तो अगर आप अपनी फैकल्टीज के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के चलोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड सम सॉल्यूशन। क्योंकि मतलब डीन जो आपका है वो बेसिकली आपके फैकल्टीज के ओपिनियन से भी वो होता है, राइट, इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपके कॉलेज प्रोफेसर आर लाइक विल पुश दिस, तो ये चीज चेंज हो जाएगी। तो हम, जैसे मैं और मेरा एक दोस्त है, इनके मतलब लोग साथ में, तो हम लोग बहुत टीचर्स को मतलब मक्खन लगाते थे, इसीलिए क्योंकि इस टाइप की हमारे अगर सिनेरियोस आ जाए हम भी सुनते थे, तो ये कि एटलीस्ट दीज आर द पीपल हु विल बी एबल टू बैक अस अप एंड ऑल। तो हम लोगों की कॉलेज प्रोफेसर से बहुत अच्छी बनती थी। अब इसको लोग ये भी कहते हैं कि यार ये चाटू है, राइट,
के लिए चाहिए, बट इट वाज नॉट अबाउट द ग्रेड, इट्स अबाउट लाइक समटाइम्स दे फील नेग्लेक्टेड, ऐसा होता है ना। अब अगर कोई इंसान जो बहुत अच्छा नहीं है तो फिर वो दीज पीपल फाइंड अ वे कि आपको कैसे परेशान किया जा सके। तो काम तो आपका ही है। तो बोलते हैं ना कि अब मैं ऑनलाइन पे तो नहीं बोलूं, बट गधे कोई बाप बनाना पड़ता है जो भी। द पॉइंट इज हैव अ गुड रिलेशन विद योर प्रोफेसर्स, बिकॉज वन दे हैव अ गुड इन्फ्लुएंस एंड दे केयर अबाउट यू। अल्टीमेटली वो थॉट प्रोसेस जाके डीन तक भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि डीन इज टॉकिंग मोर विद देम देन स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर वहां से पुश आएगा एंड वहां से एक एडवाइस आएगी कि यार करते हैं, तो दैट विल हेल्प। तो आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कल्चरल चेंज दैट विद द टाइम कैन कम, अगर हम थोड़ा सा पुश करें। थोड़ा स्टूडेंट में, इवन इफ आपको पहले लगता होगा कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर को कुछ नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, तब भी यार किसी से हैव अ गुड कनेक्शन वोंट रियली हार्म यू, राइट, एंड दैट कैन ओनली बेनिफिट यू जब इस टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि हमारे टाइम पे एक हुआ था कि वो 75 का था, उसको ऑफर लग गया, बट इसने तो बोला कि 75 नहीं तो मैं एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, राइट। तो वो तो प्रोफेसर के ऊपर है, तो उसके कनेक्शंस अगर अच्छे हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। कई बार बैक आ जाती है और बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब प्रोफेसर के साथ बना के चलो Okay. इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। As at the end और of the day, डीन से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते हैं कि डोंट डू दैट, yeah. बस इस अवॉइड कर देनी चाहिए। At the end of the day, the goal is also same to see every BTech student pleased with good opportunities and real world experience उन्हें मिले, exposure मिले. So yeah, अगर और किसी के doubts है तो they can ask from the sir. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट भरत सर। हम जो चाहते थे कि एक थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, उसमें मतलब आपने काफी अच्छा लेक्चर दिया हम लोग को, मैंने खुद बहुत सीखा, हम सबने बहुत सीखा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव वे में ले जाने के लिए हम बच्चों के डाउट लेते हैं। काफी सारे डाउट है, सो सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डाउट्स जल्दी वापस से अपलोड करना चालू कर दो, काफी आपके सॉल्व भी हो गए होंगे। तब तक एक मेरा पर्सनल डाउट है, मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ। सो मैं कंफ्यूज था कि मुझे बैक, अब मैं इंटरेस्ट अपने देख रहा था, मैंने दो स्ट्रीम्स चुनी, या तो मैं बैकएंड करूंगा या फिर मैं एमएल में प्रॉपर जाऊंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि बैकएंड में जॉब्स हैं लेकिन इट्स डाइंग, कुछ लोग बोलते हैं कि एमएल इज इंटरेस्टिंग, इट ग्रोइंग, बट कंपनीज जो हायर ऑन बेसिस ऑन एमएल, उनको अभी भी बैकएंड चाहिए, उनको अभी भी जावा चाहिए। सो आपका क्या टेक है इसमें? देखो, रियलिटी ये है कि जो एमएल को ऐसे समझो कि एक है यूजर ऑफ द मॉडल्स वर्सेस है जो मॉडल्स बना रहे हैं। अब आप देखो, जो उस टाइप के लोग हैं वो तो पीएचडीज हैं, राइट। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप बीटेक में जाके एक एमएल का प्रोजेक्ट करके या करके आप उनसे कम्पीट कर रहे हो, आपको हायर करेगी तो नहीं करेगी। यू कैन जस्ट बी अ यूजर ऑफ दैट थिंग, कि उस मॉडल को यूज करके आप उसके ऑन टॉप पे कुछ रैपर्स बना सकते हो। तो स्किल वाइज मुझे नहीं लगता कि एमएल्स की ओपनिंग बहुत ज्यादा आने वाली हैं या आएंगी, चेंज होंगी, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफिक पीएचडी वगैरह लगती हैं, इसमें काफी रिसर्च होती है, और तब जाके मॉडल्स निकलते हैं और इस टाइप की जो भी चीजें चल रही है वो निकलती है। बट उनके यूजर आप बन सकते हो, तो उन मॉडल्स को यूज करके आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो वो आप भी कर सकते हो। बट उसमें नौकरियां तो आपकी यही आने वाली हैं, जो भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैकएंड एक ऐसा रोल है जो, अगर आप आज के दिन जाके नौकरी उठा के देखना, अभी कुछ दिन पहले यही डिस्कशन एक स्टूडेंट के साथ चल रहा था कि मैं बैकएंड करूं कि नहीं करूं, और वो बैकएंड में रोल है, तो मैंने कहा बैठ चल खोलते हैं। और एक सिटी में इतनी सारी ओपनिंग दिखाई मैंने उसको बैकएंड की, राइट। तो बैकएंड इज एवरग्रीन, बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें हैं, जावा स्प्रिंग से करते हैं, कुछ लोग नोड से करते हैं और, तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं। तो अगर एक फास्ट टू पिक, आई डेफिनेटली पिक जावा स्प्रिंग बूट और वही करूंगा। बट अगर आपको एआई भी करनी है तो बी ए यू लाइक अ थिंक इन टर्म्स ऑफ कि आपको उन मॉडल्स से कुछ चीजें बना सकते हो वो देखना है, रादर देन कि ये मॉडल कैसे बनाओगे, क्योंकि आई थिंक उसके लिए तो पीएचडी की नीड है। तो उस एरिया में आई डोंट थिंक ओपनिंग्स बढ़ेंगी भी, और बढ़ेंगी भी तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे जब तक आपके पास पीएचडी नहीं होगी। रियली इंसाइटफुल सर। बाकी और बच्चे अपने डाउट्स बता सकते हैं, जैसे सर हाँ, एक डाउट बच्चों का ये था कि एज अ फैंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ सीजीपीए क्या होती है, कि हाँ इस सीजीपीए के नीचे हम कंसिडर भी नहीं करेंगे फ्रॉम अ सेकंड टायर यूनिवर्सिटी और समथिंग? देखो, कट ऑफ कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग। तो और जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स और नई नई यूनिवर्सिटीज में नई नई स्ट्रीम्स खुलती जा रही हैं और स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये नंबर बढ़ता जा रहा है।
So higher you have, better it is. There's no cutoff. It's just like cutoffs are created at runtime when number of people applied is more, like, right? Because at fresher level we have uh, almost everyone has almost similar skills, right? उन्होंने वो कोर्स वर्क कर रखा होगा, 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे, उसके बाद भी बहुत सारे आते हैं, तो फिर अब उससे उससे कैसे वो नंबर को कम किया जाए, तो देखा जाता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो 8.5 से ऊपर कर दो, देखे कितने आ रहे हैं। अच्छा अभी भी 10,000 रेज्यूमेज आ रहे हैं, एक काम करते हैं 9 से ऊपर कर देते हैं। तो इट्स अ डायनामिकली क्रिएटेड रन टाइम। उस समय मार्केट की क्या कंडीशन है, उस ओपनिंग के लिए कितने लोगों ने बनाया, तो अगर आपको अपने बेस्ट चांसेस चाहिए तो बढ़ा के रख सको। अब इसमें भी यही है कि डोंट से कि और सीजीपी डजंट मैटर, बट इट्स नॉट एवरीथिंग एज वेल, राइट? तो जितना भी आप हेल्थीली जाके एक मेंटेन कर सकते हो, अच्छा, आई थिंक दैट वुड बी गुड। One more question is there, like how much Python and DSA is helpful for ML students? मतलब एक language choose करनी हो specific, तो how much Python is हाँ, used? मतलब बेसिकली एमएल के टर्म्स में तो आई थिंक वहाँ पे तो पाइथन ही यूज होती है, तो अगर आप पाइथन अच्छे से कर लेते हो तो वही आप डीएसए में भी यूज कर सकते हो। तो मैं वैसे भी कहता हूँ कोई लैंग्वेज आप ऐसी पिक करो जो आपके सारे गोल सेटिस्फाई कर सकती है। तो कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैं डीएसए तो C++ में कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ डिजाइन पूछ लिया, लो लेवल डिजाइन, तो मैं जावा में करूंगा और मुझे जावा आती है। तो मैं उनको कहता हूँ फिर क्यों ना लेट्स यूज जावा एज वेल, एक ही लैंग्वेज करते हैं, क्यों शूज को यहाँ से वहाँ, ए से बी से करना है ना। तो एक लैंग्वेज आई थिंक पिक करो, अगर आपकी वो दोनों पर्पस सॉल्व कर दे रही, तो दैट इज गुड इनफ। पाइथन कैन बी, though I don't like Python, I find it very easy language. But अगर आपको उसमें अच्छा है, and if you feel that you are comfortable enough, I think it's a good choice. You should not be worried. आज सर हमारे कैंपस में लो की ब्रांचेस AIDS, AIML, IoT, AR है, so these all are the specialization of CSE. So कोई ब्रांच से हायरिंग का लेना देना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऐसे रिजेक्ट तो नहीं कर देती, मतलब लोगों के? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं करेगी, अल्टीमेटली आपको इंटरव्यूज तो देने ही है। इट्स ऑल अबाउट योर रेज्यूमे। अगर रेज्यूमे में आप दिखा सकते हो कि यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, यू नो कोडिंग, राइट, तो नहीं करेगी। क्योंकि एक चीज समझनी है ना कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप चाह रहे हो और आपने AIML भी आपकी ब्रांच ले रखी है, बट आपको कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती, या आप टोटली थ्योरेटिकल काम कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के किस काम का? एज लॉन्ग एज देयर गोल अलाइंस, दे डोंट रिजेक्ट, वी डोंट रिजेक्ट। सो मेक श्योर दैट आपका रेज्यूमे दिखा रहा है कि ठीक है, आप भले आप AIML में काम कर रहे हो, बट आपने चीजें बिल्ड की है, कोडिंग आप कर पाते हो, राइट? सो दैट ऑल योर रेज्यूमे स्पीक्स। अगर वहां पे दिखता है, कई बार जैसे डेटा साइंस वाले लोग अप्लाई करते हैं, बट उनके रिज्यूमे दिखता नहीं उन्होंने कुछ इससे रिलेटेड कुछ बिल्ड भी किया है, तो फिर वो उस केस में फिर वो कम्प्लीटली रिजेक्ट ही हो जाएगा। So you need to understand when you're applying, how are your skills aligning with what Microsoft is looking? And when I say Microsoft is looking, other companies looking, no, they definitely are not looking AIML engineers. They are looking engineers who can use these models and build something out of it, right? That's more of a software skill. Okay. Students often get confused after BTech, should I go for masters or should I work first? So what is your advice? Startup versus big tech and masters. अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल सिचुएशन, राइट? अगर आपके फैमिली में पैसे नहीं है, आपको पैसे की नीड है, आपको एक जॉब मिल रही है और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो यूएस जाके MS करके लोन लेके करूंगा, तो आई वुड से कि डोंट डू इट। अगर आप, जैसे भी एक और स्टूडेंट आया था, वो अभी उसका अमेजोन में हुआ, 6 महीने काम करे, सेम टायर 3 कॉलेज से था, कोई उससे अप्लाई कहीं से कोई ओपनिंग नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कि बहुत कोशिश करके उसके 2 ऑफर लगे, अभी अमेजोन में था, अमेजोन में 2 महीने हुए हैं। अब वो कहता है कि अब मेरे पापा बोल रहे हैं कि MS कर ली, तो मैंने कहा क्यों करना है तुझे MS, तो मैं अमेजोन में बैठा हुआ है। कहता है बस मुझे काम, मतलब मजा नहीं आ रहा है यहाँ काम करने का। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मतलब आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप केवल नौकरी के लिए करना चाहते हो, तो कि मुझे एक बेटर नौकरी मिल जाएगी, तो यू नीड टू सी योर करंट सर्कमस्टेंसेज एज वेल, कि आप वो 2 साल अपने रेज्यूमे को अच्छा करके भी कर सकते हो। बट आपको अगर ऐसा लगता है यार नहीं, मैं तो एक लेजी इंसान हूँ और मेरे से नहीं बन रहा है प्रोजेक्ट, तो फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप MTech कर लेते हो किसी अच्छे IIT से, तो वहां पे तो कंपनीज आएंगी, तो ऑन कैंपस आपको मिल जाएगा, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, इसका कोई वन आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आप कहाँ स्ट्रगल करते हो, क्या आप लेजी हो, क्या आप प्रोजेक्ट बना पाओगे, या आपको लगता है नहीं आपका तो बस, आपको तो DSA ही आता है, उसी से करना है, तो फिर उस बेस्ड ऑन दैट ऑन कैंपस
IITs अगर आप एमटेक करके IIT से ऑन कैंपस जाते तो वहाँ यही पूछेंगे DSA सिस्टम डिजाइन एंड ऑल्सो आई थिंक उस केस में आई डू सजेस्ट बट उसके लिए फिर नेक्स्ट थिंग इज कि आर यू केपेबल इनफ कि अगर मैं बोलूँ कि अब ठीक है आप एमटेक करोगे गेट करोगे तो क्या IITs वगैरह निकाल पाओगे या सेम कहानी होगी अगर आप अगर नहीं इतनी मेहनत में नहीं कर सकता तो फिर वो जो मेहनत वहाँ पढ़ने में कर रहे हो उससे अच्छे वो मेहनत अपने प्रोजेक्ट बनाने में कर लो थोड़ा फ्रीलांसिंग कर लो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो राइट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर करंट सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जब वो कॉलेज में थे हमारा तो कॉलेज इतना बड़ा नहीं था उस समय तो दे डिडंट गेट प्लेस्ड राइट फिर उन्होंने MS किया अभी बहुत सारे लोग फेसबुक वगैरह में हैं तो क्योंकि MS से अपॉर्चुनिटीज उनको मिल गई तो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है बट अब जैसे अगर आज के दिन देखोगे तो US मार्केट भी वैसा ही है कि वहां भी लोगों को कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो सी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देन डू अ प्रोस एंड कॉन्स अ, अब हम क्यू में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो इफ्तिता दलाल, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hello, sir. My question was that people often say that after masters you get a hike in salary or in package. So does that 2 year gap actually make up for it? Is it worthy enough that you're going to some other country or giving up a whole education startup again for 2 years? So does it make up for that? Current market is pretty bad. I mean, lot of people who have done MS are basically sitting at home क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और कंपनीज वहां से ले भी नहीं रही है तो इन करंट मार्केट सिचुएशन इट डजंट रियली हेल्प तो इफ यू हैव अ जॉब डजंट हेल्प बट लेट्स से इफ यू डोंट हैव अ जॉब यू डोंट नो आगे क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो MS करके वहां पे गाइडेंस लेके यू फाइंड डिफरेंट पीपल गेट कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे तो फिर इन दैट केस इट मेक्स सेंस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर करंट सिचुएशन अगर इट्स जस्ट अबाउट द जॉब और आपके पास ये एग्जिस्टिंग जॉब है और अगर है तो आई थिंक दैट इज मच बेटर देन गोइंग फॉर MS एंड थिंकिंग दैट की अब मैं 2 साल पढ़ के और बड़ा पैकेज मिल जाएगा आई थिंक उसकी जगह अगर आप 2 साल किसी जगह वर्क लेके साथ में इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करके यू अप्लाई आई थिंक द रीजन यू गेटिंग मोर मनी is possible with this approach than going for MS and thinking that automatically it will be. माद Thank you, जावेद, sir. व्हाट्स योर क्यूरियोसिटी?